considerable period of time. And the aspirants, dedicated aspirants who were studying in a library, they have lost their lives. I think actions will be taken, inquiries will be done, but in any case, we will never get back those dedicated aspirants who were studying while they lost their lives. And especially, I must mention one name, that is Nevin Dalvin, the boy who has lost his life. He was a PhD scholar, research scholar from the Jawaharlal Nehru University. You know, it's a means rare feat which one achieves to get admission in the Jawaharlal Nehru University and visual arts faculty for research work. हमने एक महान व्यक्ति को एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण घटना से खो दिया. आज जन्मदिन है जे.आर.डी. टाटा का. टुडे इट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जे.आर.डी. टाटा, हु हैड फाउंडेड द इंडियन एयरलाइंस in 1932, and he was the first businessman to get Bharat Ratna award. तो जे.आर.डी. टाटा को भी हम स्मरण करते हैं. आज ही के दिन 1904 में उनका पेरिस में जन्म हुआ था. और जब बात पेरिस की हो रही है तो खुशखबरी भी आई है पेरिस से. मनु भाकर ने भारत को कांसा दिलवाया है. मैंने आपको ब्रॉन्ज पढ़ाया भी हुआ है कि ब्रॉन्ज क्या होता है. कांस्य पदक आया इन एन इवेंट ऑफ 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग. मनु भाकर को शुभकामनाएं. और इसके अतिरिक्त हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि और भी मेडल्स आएंगे, क्योंकि अभी हम 22वें नंबर पर हैं. ठीक है, बहुत नीचे हैं. कुछ और अच्छा होगा तब बात बनेगी. बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज आ जाते हैं. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसमें काम तो कर रही है, मगर बहुत सी बार ये होता है कि जो लोग एस्पायर कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, उन्हें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, एंड दैट्स व्हाई दे मींस कुड नॉट परफॉर्म वेरी वेल एट दोज प्लेटफॉर्म्स. लाइमस्टोन में अब हम लिखेंगे, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन. India is the third largest producer of limestone after China and the US. India is the third largest producer of limestone after China and the US. US इलेक्शंस को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे. बाइडन का एग्जिट हो गया और कमला हैरिस की दावेदारी मजबूत है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप लौट कर आएंगे. कमला हैरिस को वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये समय बताएगा. इस बार चुनाव जरा रोचक हैं और इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल इलेक्शंस है. हमेशा इंडिया के लिए इलेक्शंस क्रूशियल होते हैं, मगर देखिए बात ऐसी है कि हम लोग भी रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में. और कमला हैरिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें उन्होंने बूस्ट किया है कि कैसे हम ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करें. तो उनका लौट कर आना बहुत अच्छा रहेगा इंडिया और यूएस के बीच में. और अगर ट्रंप आते हैं तो फिर इक्वेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है. देखिए ट्रंप के मन में इंडिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा से रहा है, मगर ट्रंप थोड़ा सा ना प्रो अमेरिका है और वो नेशनलिस्ट है. वो इतना ज़्यादा हार्ड लाइनर है कि मुश्किल हो जाती है एट टाइम्स, खासतौर पर जब H1B वीज़ा की बात आती है कि इंडियंस अपनी फैमिलीज को वहाँ ले जा सकते हैं या नहीं, और बिजनेस वीज़ा की जब बात आती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. देखिए इन इंडिया MP is the largest producer of limestone. In India, MP means Madhya Pradesh. In India, MP is the largest producer of limestone. Who is the Chief Minister of MP? ज्योतिरादित्य सिंधिया. बैठ तो जाओ, कुर्सी तो ले लो पहले. मोहन लाल यादव. हाँ ठीक है, मोहन यादव. यस, मोहन यादव. ऑलराइट. कहाँ से आते हैं वो? उज्जैन से. उज्जैन से, ठीक है. देखिए, limestone contains calcium carbonate. Limestone contains calcium carbonate, comma magnesium carbonate, calcium carbonate, comma magnesium carbonate. ये इतने सारे लोग मुझे आज क्यों नजर आ रहे हैं? कहाँ थे तुम लोग? कांवड़ लेकर गए थे क्या कहीं, अब लौट आए हैं? लिखो कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉमा सिलिका एल्यूमिना, सिलिका एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड्स, phosphorus, iron oxides, phosphorus and sulfur.
and sulfur. Full stop. Limestone is used in cement industry. बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉक्साइट के बिना एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही लाइमस्टोन के बिना सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक होता है की रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ये रॉ मटेरियल तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो आपका ऊर्जा भी है, पानी भी है, सब कुछ है, मगर एक वो चीज जिसके बिना तो कुछ बात ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। पनीर बनाना है तो दूध चाहिए। अब दुकान बाद में चाहिए, कंटेनर बाद में चाहिए, फ्रिज बाद में चाहिए, पहले तो दूध चाहिए, ठीक है, तब बात है। लिखो। और इसी को अगर मैं सांख्य दर्शन से जोड़ दूं इस बात को, तो हमेशा सांख्य दर्शन जो हमारे यहाँ की जो सांख्य फिलॉसफी है, जिसमें जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, उसमें होता है ना ये अपना आर्ट एंड कल्चर में सांख्य दर्शन। आप जब आप षड दर्शन पढ़ते हैं, तो सांख्य फिलॉसफी में कहा गया है कि कोई चीज अगर हमें किसी चीज से हासिल हो रही है, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी उसमें थी, बस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलने दो और वो अपने आप बाहर निकल करके आ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आपके अंदर से भी एक कलेक्टर बाहर निकल करके आ जाएगा। वो कलेक्टर आपके अंदर है, वो बाहर से नहीं आएगा। दूध में से ही पनीर निकलेगा, लकड़ी में से पनीर कभी नहीं निकल सकता, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो। मूर्ख को कलेक्टर नहीं बनाया जा सकता, चाहे उस पर कोई कितनी भी मेहनत कर ले। जिसमें बुद्धि है वही कलेक्टर बनेगा। सांख्य दर्शन है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम जो रॉ मटेरियल को लगाते हैं और उससे एक चीज बन करके निकल रही है, तो सांख्य दर्शन ये कह रहा है कि उसमें ऑलरेडी वो चीज थी, हमने बस एक माहौल बना दिया तो बात बन गई। लिखिए। लाइमस्टोन इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, कॉमा आयरन एंड स्टील एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, in chemical industries. Full stop. It is found in almost it is found in almost all states of India. It is found in almost all states of India. Limestone कैसा पत्थर होगा? कौन सा? सेडिमेंट्री होगा। अच्छा, तो लाइमस्टोन से फिर मेटामॉर्फिक अगर बनेगा तो कौन सा पत्थर बन जाएगा? मार्बल बनेगा। ठीक है, ऑल राइट। लिखिए डोलोमाइट। डोलोमाइट। अपने देहरादून में भी लाइमस्टोन की माइनिंग होती थी, आपको पता होगा, है। लंबी माइंस में, यस, मसूरी के पास में दुर्घटना भी हुई थी। और पूरा तब उस समय, फिर इंदिरा गांधी के टाइम में तो बहुत आंदोलन चले थे इस समय की माइनिंग के लिए करी। आपको ध्यान होगा कि रेणी गांव में जब जब चिपको आंदोलन चला था, पेड़ काटने के लिए गवर्नमेंट ने भेजे थे लोग, यूपी सरकार ने, उस टाइम यूपी होता था ना ये, तो उस समय भी वो लोग भी, यही उनका विचार था कि वहां पे भी मिनरल एक्सप्लोरेशन होगा। अभी सोचो उस समय में ही अगर पेड़ काट देते होते। अभी आपको ध्यान होगा रेणी में ही एक तपोवन में जो वहां पे विष्णुघात परियोजना में मुश्किल आई थी, बाढ़ आई थी, वो इतना इतना सीवियर डिजास्टर हुआ कि उसमें डेड बॉडीज मिली ही नहीं, टनल में अंदर। डीएम को फिर वो ऑपरेशन रोकना पड़ा और डीएम को ये अनाउंस करना पड़ा कि सब लोग मरे हुए माने जाएंगे। ये डीएम की पावर होती है ना, डीएम अनाउंस कर सकते हैं, डीएम ये बोल सकते हैं कि इनको मरा हुआ मान लिया जाए, तो मान लिया जाता है, फिर वो हो जाता है। तब वो, क्योंकि उसमें निकल ही नहीं पा रहे हैं, मशीन आई वो सब फेल हो गई, कोई किसी को निकाल ही नहीं जा सका। ये उसी रेणी गांव के पास की चमोली डिस्ट्रिक्ट में घटना थी, जहां पर चिपको आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में चला था। तो सोचा अगर तभी खोद देते, तो मेरे ख्याल में तो उत्तराखंड का अस्तित्व ही जो है खतरे में पड़ चुका होता। मसूरी भी समय रहते रुक गया, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोड डाल रहे हैं जमीन के ऊपर, जो जोशीमठ में जो आपदा आई, मैंने इंटरव्यू जब यहाँ हो रहे थे बच्चों से पूछा जोशीमठ में आपदा क्यों आई, वो बोले पेड़ काटने से आ गई। अरे पेड़ काटने से तो एक बात आई है, दूसरा है तुम्हारा अनप्लान जो वो सारा कंस्ट्रक्शन किए चले जा रहे हो, होम स्टे बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। और दूसरी बात है कि ड्रेनेज नहीं है, वो पानी जाएगा कहाँ? वो अंदर जमीन में जा रहा है, उसने धरती को बिल्कुल क्या कर दिया, पोरस कर दिया है, खाली हो गई है वो अंदर से। और वो
जिसे हमने मड स्लम्प बोला है कि वो धीरे धीरे करके मिट्टी बहना शुरू हो जाती है। मड स्लाइड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मास मूवमेंट में, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में। ठीक है, तो वही हुआ है। सारे वो घर कैसे हुए, टेढ़े हुए। अब चूंकि सीमेंट तो सूखा हुआ है, उसे तुम टेढ़ा ऐसा करोगे तो दरार आ जाएगी। बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ, होती हैं मगर कम इसलिए होती हैं, देखो हिमालय की तीन बेल्ट्स हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। वी आर इन दी शिवालिक रेंज। शिवालिक इज नॉट सो मैच्योर्ड रेंज। ठीक है, हाँ, हम अभी भी कच्चे पहाड़ हैं। देखो बारिश होती है एकदम से, पहाड़ जो है गिरना शुरू हो जाता है। 15-15 घंटे हाईवे बंद रहते हैं, एकदम पेड़ ऐसे गिर जाता है, खड़ा खड़ा अभी देख रहे हैं और आप वो पेड़ गिर रहा है। ठीक है, तो हिमाचल अब उस लेवल से ऊपर जा चुका है। और हिमाचल में जो जो अपर रीचेस हैं, वहां तक तो हिमाद्री पहाड़ श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो रेंज आती है। स्पीति में बारिश एक चैप्टर था हिंदी में, एनसीईआरटी के सिलेबस में, स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश एक रेयर घटना है। क्यों? क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर है कि वहां बादल पहुंचते ही नहीं है। तो आप सोच लो कितना ऊंचा पहाड़ होगा। हाँ हाँ, पूरा। और वहां पर उसमें बताया गया है कि वहां पे बारिश ही नहीं होती, इतनी ऊंचाई पर है। जैसे लद्दाख है, कोल्ड डेजर्ट है, वहां बारिश ही नहीं होती। तो इतना ऊंचाई पर जब आप पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है कि पहाड़ एक मेच्योर्ड स्टेज ले चुका है। क्योंकि जब पहाड़ बनने का प्रोसेस था ना, वो जो प्लेट एक दूसरे को जब धक्का दे रही थी, तो वो ऐसे करके जब ऊपर जा रहा था। तो ये वाला जो एरिया जो सबसे ऊंचा है, सबसे पुराना है वो। समझ रहे हो ना? अभी आपको ज्योग्राफी में मैंने तो देखो पढ़ाया नहीं वो सब, इसलिए मैं, अब आपने पढ़ा होगा तो मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ध्यान होगा। देख लेना। मेरी बात का ये सीधा सा मतलब है कि वी आर इन द शिवालिक रेंज, दैट्स व्हाई दिस रेंज इज मोर वोलेटाइल। ये इमेच्योर है, हम में से बहुत से लोग भी इमेच्योर हैं, ऐसे ही वो पहाड़ भी इमेच्योर हैं। और वो जो हिमाचल वाली है वो एक कंसिडरेबली मैच्योर है। ऐसा नहीं कि हिमाचल में आपदा आती नहीं है, आती है, ऐसे पत्थर बरसते हैं, मगर कम होता है, उत्तराखंड के मुकाबले कम होता है। और फिर उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। अब उल्टे सीधे डिसीजन लोगे तो, और मैं मतलब मैं ये शब्द कहना नहीं चाह रहा, हिमाचल में जिस तरीके की वफादारी अपने स्टेट के प्रति मिलती है, थोड़ी कम मिलती है। हम उत्तराखंड बाद में बने, हम गढ़वाल कुमाऊं पहले बन गए। हम यही सोचते रहते हैं कौन गढ़वाल का है, कौन कुमाऊं का है, कौन जौनसार का है। उत्तराखंड का नंबर कहीं चौथे नंबर पर आता है। हिमाचल इज हिमाचल। ठीक है, वहां पे किन्नौर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, वो लोग वो अपने जिले पे फोकस कर रहे हैं, हम क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। सचिवालय में तैनाती को लेकर के बहुत मुश्किल है, फैक्शंस बटे हुए हैं, राजनीति हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। देखिए, डोलोमाइट इज अ टाइप ऑफ लाइमस्टोन which contains, dolomite is a type of limestone. Dolomite is a type of limestone which contains more than 10% of magnesium, which contains 10% of magnesium. Full stop. True dolomite is one. True dolomite is one. True dolomite is one which has 45% of magnesium. Which has 45% of magnesium. It is used in metallurgical industry as well as steel industry. It is used in metallurgical industry as well as steel industry. Odisha is the largest producer of dolomite. Odisha is the largest producer of dolomite. Full stop. There it is found in Gangapur. There it is found in Gangapur, Sambalpur, Koraput, Gangapur, Sambalpur, Koraput, and Sundargarh. Sambalpur, Koraput, and Sundargarh. Sundargarh. Full stop. Dolomite is found in MP, Chhattisgarh.
डोलोमाइट इज ऑल्सो फाउंड इन कर देंगे, डोलोमाइट इज ऑल्सो फाउंड इन एमपी छत्तीसगढ़, राजस्थान झारखंड, राजस्थान झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। एमपी छत्तीसगढ़, राजस्थान झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। फुल। नेक्स्ट लिखिए डायमंड। डायमंड। अब एक मजदूर को डायमंड मिल गया ना खुदाई में, 6 करोड़ उसकी वैल्यू निकल कर आई है, तो उसी को उसका हक दे दिया गया है। सोचो, देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। आप खुदाई कर रहे थे, 6 करोड़ का डायमंड निकल आया, अब बैठे बैठे खाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर ऐसा होता नहीं है। भगवान ना, देखो एक कहावत है, बुरा मत मानना, जब लक्ष्मी आती है ना तो साथ साथ उल्लू भी आता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम पे पैसा आता है तो हमारी दिमाग इतना खराब हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते उस पैसे को हमें खर्च कहाँ करना है। इसीलिए यूजुअली देखने को मिलता है जहाँ पैसा ज्यादा है वहां पर लोग उसे मिस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसे उनकी स्पेंडिंग इतनी ज्यादा नॉन प्रोडक्टिव हेड्स पर इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं वो कि पैसा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखिए, डायमंड इट इज अ प्रीशियस स्टोन बेसिकली यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। It is precious. It is a precious stone basically used in ornaments and jewelry. बहुत से लोग ज्वेलरी बोलते हैं, इट्स ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं होता है। यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ने का श्रेय सबसे ज्यादा हिंदी के अखबारों को जाता है, जो डोनाल्ड ट्रम्प को लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प। अभी तुम डोनाल्ड बोलोगे तो मुश्किल होगी, लोग हंसेंगे ही, जब नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। जबकि हिंदी और संस्कृत इतनी ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेजेस हैं कि आप जैसा लिखना चाहते हैं आप वैसा लिख सकते हैं। ऐसे एक भी शब्द नहीं है जिसे बोला जा सकता और लिखा नहीं जा सकता हिंदी में, संस्कृत में। ऐसी दुनिया की बहुत ही विरले ऐसी भाषाएं हैं, उनमें से एक हमारी हिंदी संस्कृत है। मगर हम तब भी डोनाल्ड को डोनाल्ड लिखते हैं, फिर हम वही गलत बोलते हैं। और हिंदी में तुम देखना, तुम गलत बोलोगे तुम गलत ही लिखोगे। ये तो मजेदार लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरह नहीं है स्पेलिंग रटली लिख के चले आए, बोलना आए या ना आए। हिंदी में तो आप बोलोगे वही गलत लिखोगे, नंबर कटेंगे, सब लोग हंसेंगे, क्या मजेदार जिंदगी है ना। ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी लिखिए, पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, मैंने प्रीवियस ईयर में कम से कम 4-5 बार देख लिया इसको। पन्ना डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, पन्ना डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज द मेन डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, इज द मेन डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द मेन डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। पन्ना का नाम सुना था आपने पहले? पन्ना एमपी में एक जगह है पन्ना, ठीक है। और पन्ना एक रत्न भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? एमरल्ड। यस, एमरल्ड ग्रीन कलर का होता है। देखिए, डायमंड इज फाउंड इन विंध्यन फॉर्मेशंस, डायमंड इज फाउंड इन विंध्यन फॉर्मेशंस, विंध्यन फॉर्मेशंस ऑफ बुंदेलखंड। डायमंड इज फाउंड इन विंध्यन फॉर्मेशंस ऑफ बुंदेलखंड, कॉमा, एंड इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, कॉमा, एंड इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। फुल स्टॉप। बुंदेलखंड में एक बहुत मेजर डैम है, एक बेतवा नदी के ऊपर है। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, पन्ना टाइगर रिजर्व पढ़ा है? पन्ना टाइगर रिजर्व पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? जरा एमपी का मैप निकालो जल्दी से। तुम लोग ना, तुम भी पेरिस चले जाओ, भारत में तुम्हारी जरूरत नहीं है अब। तुम चले जाओ पेरिस और मैच देखो वहां जा करके। मोदी जी से कहो, मोदी जी एक विमान में बिठा के हमें पेरिस भेज दो।
देखो भाई, एमपी में, एमपी और यूपी का बॉर्डर देखो। सबसे पहले तो आप एमपी में एक ऐसा कैविटी जैसा देखेंगे, ऐसा बैग जैसा। इट इज द ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द नदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। पॉलिटिकल मैप देख रहे हो आप, हरा वाला एमपी है कि नहीं है? इसमें एक वाइट हिस्सा देखो, वो यूपी का ललितपुर जिला आ रहा है, इसलिए उसे वाइट कर दिया गया है कि नहीं? ये है कि नहीं? ये है तो ललितपुर। अच्छा चलो ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एमपी भी खोलो और साथ में यूपी भी खोलो, दोनों का पॉलिटिकल मैप खोलो, तब तुम्हें बुंदेलखंड समझ में आएगा। आपकी एटलस कहाँ है? यूपी मिला और एमपी भी मिला, साथ में मिला कि नहीं मिला? ठीक है। अब देखो, यूपी और एमपी का ये हिस्सा, इसको बुंदेलखंड बोला जा रहा है, जो एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करता है। इन यूपी यू कैन सी द ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, देन झांसी, देन महोबा, देन चित्रकूट। और महोबा चित्रकूट के बीच में है बांदा, जहां गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था, राजापुर गांव में, बांदा जिले में। ठीक है। और महोबा के नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको बेतवा नदी के पास में मिलेगा एक उरई, और एक मिलेगा हमीरपुर इन यूपी। यूपी का बोल रहा हूं मैं। आपको बेतवा नदी मिली, वहां पर उरई और हमीरपुर मिला, मिल गया। महोबा मिल गया, बांदा मिल गया, चित्रकूट मिल गया, झांसी मिल गया, और ललितपुर मिल गया। दिस इज द बुंदेलखंड रीजन विच लाइज इन दी इन उत्तर प्रदेश। नाउ इन मध्य प्रदेश देयर आर सम डिस्ट्रिक्ट्स लाइक टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा। मिला क्या? ये पूरा बुंदेलखंड रीजन है एमपी का। सो बुंदेलखंड लाइज इन टू स्टेट्स, यूपी एज वेल एज एमपी। इसीलिए चित्रकूट जो है, चित्रकूट, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। अब वो चित्रकूट कहाँ है? तो दोनों लड़ लेते हैं, यूपी भी लड़ लेता है और एमपी भी लड़ लेता है। वो कहता है हमारा भी है तुम्हारा भी है। कुछ वैसा ही है जैसे ऋषिकेश देहरादून का भी है, पौड़ी का भी है और टिहरी का भी है। अब लड़ते रहो आपस में किसका है ऋषिकेश। ठीक है, मुनि की रेती चले जाओगे तो पौड़ी पड़ जाता है, परमार्थ चले जाओगे तो टिहरी पड़ जाता है। वो गजब की जगह है ऋषिकेश। मगर चलो ये है कि विद इन अ स्टेट है, इसलिए झगड़ा नहीं है। अभी वही दो स्टेट हो जाते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। चित्रकूट धाम एमपी में बताया जाता है। केंद्र सरकार एमएचए जो है, गृह मंत्रालय, उसको एमपी में मानता है। करबी जो है वो पड़ता है यूपी में। ठीक है। अब आप देख लो, पन्ना, जहां पर खजुराहो एयरपोर्ट भी बना हुआ है, पन्ना के पास में खजुराहो जगह पड़ रही है। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। जो महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी, तो कामसूत्र का इलस्ट्रेशंस वहां पर, मूर्तियों को वहां पर बनाया गया है। कौंडर्य महादेव टेम्पल वहां पर है, वो उसका मतलब मेजर अट्रैक्शन है, दैट इज कौंडर्य महादेव टेम्पल। वहां पर सब लोग जाते ही हैं। जब आप पन्ना देख रहे हैं तो वहां पर आपको एक छोटा सा टाइगर बैठा हुआ नजर आ रहा है। इट इज द पन्ना टाइगर रिजर्व। और केन और बेतवा नदी यहाँ पर, आपको आपको यहाँ पे केन नदी मिलेगी, जो आके ऊपर यूपी में बेतवा में जाकर के मिल जाती है। तो एक बात कही जा रही है कि केन के ऊपर एक डैम बना दो, तो जो हिस्सा बह करके यूपी में चला जाएगा और फिर वो आगे जाके दूसरी नदियों में मिल जाएगा, उस पानी को अगर हम रोक लें तो एमपी की प्यास बुझाई जा सकती है। केन पर डैम बना दो। तो केन पर डैम के लिए, उस डैम को बोला जा रहा है दौधन डैम। इसको सब लोग जरा चेक करेंगे, दौधन दौधन डैम इन केन टाइगर रिजर्व, सॉरी इन पन्ना टाइगर रिजर्व। केन रिवर लिख लो, और लिख लो पन्ना टाइगर रिजर्व। इसको चेक करेंगे सब लोग, होमवर्क है ये आपका। टाइगर रिजर्व, दौधन डैम, केन रिवर, एंड पन्ना टाइगर रिजर्व, ये तीनों चीजें पढ़ डालना एक साथ। ठीक है। अब बात यह है कि जब डैम बनेगा तो डैम के पीछे बनता है रिजर्वायर, जहाँ पानी रुकेगा। और पानी रुकेगा तो जंगल डूबेगा, तो बाघ जाएंगे कहाँ? जहाँ आपने टाइगर रिजर्व बना रखा है उसको, वो कहाँ जाएंगे? सारा बायोडाइवर्सिटी का इतना लॉस हो जाएगा। अगर बनाना तो है ही, बनाया जाएगा। ये है मुश्किल। अब हम डेवलपमेंट करें, देखो,
तुम्हारे घर में लाइट चली जाएगी तो तुम सरकार से कहोगे हमसे टैक्स लेते हैं, हमको लाइट नहीं देते। और लाइट बनाने के लिए सरकार को बनाना पड़ता है डैम, तो तुम कहोगे सरकार इतनी निकम्मी है, पेड़ काट रही है। तो जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी करें आपके हिस्से में केवल गालियां आएंगी। आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं रोज सूर्य नमस्कार इसलिए नहीं करता कि मैं फिट रहूं, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी पीठ मजबूत हो जाए, जो रोज गालियां पड़ती हैं सहने की शक्ति आएगी मेरे अंदर। क्योंकि जब आप उस सीट पर बैठते हैं ना, तो मोदी जी नहीं, कोई भी बैठेगा उस सीट पर, वो सीट होती इतनी गजब की है कि सब आपको क्रिटिसाइज करेंगे। एक गड्ढा भी हो गया ना सड़क में, तो राजधानी तक गाली पहुंचती है सीधी। क्या मजेदार लोग होते हैं हम वोट डालने जाते नहीं, हम उस दिन जाते हैं छुट्टी मनाने, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर 5 साल काम नहीं होता और हम शासन को अपशब्द बोलते रहते हैं। अब भाई बुंदेलखंड मत भूल जाना, अब भी भूल जाओगे तो फिर तो भगवान ही मालिक है। वो तो वैसे भी मालिक ही है, मगर फिर तुम्हारे मालिक सच में भगवान ही कहलाएंगे कि अगर तुम अभी भी बुंदेलखंड भूल गए तो। यूपी के 6 जिले, यूपी के 7 जिले और एमपी के 6 जिले, ये बनता है बुंदेलखंड। ठीक है। और ऐसा सूखा इलाका है, भगवान बचाए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उस सूखे का असर एक देखना, यूपी में एक जिला पड़ता है मिर्जापुर, प्रयागराज से आगे बढ़ोगे जैसे ही, गंगा नदी पार करोगे, गंगा नहीं यमुना, तो उधर मिलेगा आपको, यमुना के उस पार मिलेगा मिर्जापुर। प्रयागराज में 2 डैम है ना, जेओ की साइड से जाओगे तो गंगा है, इधर से जाओगे तो मिर्जापुर साइड जाओगे तो यमुना है। वहां पर इतना सूखा है, गाँव में पानी नहीं पहुंच रहा है, पाइपलाइन से पानी है ही नहीं, जमीन में नीचे पहुंचाओगे कैसे। टैंकर माफिया का राज चलता है, तुम उनको फोन कर दो वो आ जाएंगे, तुमसे मुंह मांगा पैसा मांगेंगे। ये स्थितियां हैं। सरकार बहुत कुछ कर रही है, मगर अभी भी बहुत कुछ आगे करने की जरूरत है। देखिए, और मजे की बात यह है कि ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं है जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पर केवल गांव है, उन गांवों में भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, मिर्जापुर में बाहरी लोग केवल इसलिए वहां पर जाते हैं क्योंकि वहां पर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, विंध्याचल देवी। अगर विंध्याचल देवी शक्तिपीठ ना हो तो बाहर के इंसान को कोई मतलब नहीं है मिर्जापुर जाने का। ये हालत है, केवल एक एक चीजों की वजह से वो चल रहे हैं जिले, जिसको आप रेवेन्यू बोल रहे हैं, फुटफॉल। जैसे अपना हरिद्वार है, तो हरिद्वार केवल और केवल वो हर की पैड़ी या गंगा के लिए चल रहा है। अगर गंगा ना होती, हर की पैड़ी ना होती, तो हरिद्वार क्यों होता। उसका नाम ही हरिद्वार। जब आप 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो हरि का द्वार है, यहाँ नहा लो, शुद्ध हो जाओ, और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करो। ठीक है ना। तो जो चीज जिसके लिए जानी जा रही है, आप एक तो उसको पहले मेंटेन कर लो, और दूसरी बात उससे आने वाले रेवेन्यू को आप लगाओ और अन्य जगहों पर भी, ताकि डेवलपमेंट हो। तो हरिद्वार तो कुंभ मेले में चमक जाता है। सेम इज द केस विद प्रयागराज ऑल्सो। वाराणसी इसलिए चमक गया बिकॉज वहां पे प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, पीएम तो अभी यहाँ आ जाए, ये सारी सड़कें बन जाएंगी। होता ही यही है, बनारस में ऐसे ही काम होता है। बनारस चमक रहा है जब से वो बने हैं, पीएम बने हैं, मगर अन्य जनपदों का क्या। बहुत गंभीर हालत है। मैं G20 के टाइम में आगरा चला गया था, मुझे ऐसा लगा मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी क्या यहाँ आकर के। यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ अपनी जगह पर, मुझे 1.5 घंटा हो गया जाम में फंसे फंसे। वो लोग आ रहे हैं। और अपने भारत में तो एक आदत है कि विदेश से कोई एक आ जाए ना, गोरी चमड़ी हमें दिख जाए, हम उसे वीआईपी मान लेते हैं बस। हमारे यहाँ के क्रिकेट के कप्तान उनके यहाँ ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारे यहाँ घूम के दिखा दे कोई विदेश का क्रिकेट का कप्तान, वो लोग पूछते ही नहीं। उन्हें तुमसे मतलब ही नहीं है, तुम हो कौन, तुम होंगे अपने घर जाओ, तुम जो भी हो 30 मार खां। उन्हें तुमसे लेना देना कुछ नहीं है। ये जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि वहाँ का माहौल इतना अच्छा है, सेफ है, सिक्योर्ड है, कोई किसी के असल में सेफ एंड सिक्योर्ड क्या है, वो तुम्हें कुछ समझते ही नहीं है, तुमसे कुछ बोलते ही नहीं है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे सेफ्टी नजर आती है। भारत का जो आदमी है ना, वो लोगों की खिदमत करना जानता है। हम किसी को भी अपने घर में घुसा लेते हैं, अरे भूखा है, ऐसे चलो खाना खिलाओ, वो तुम्हें मरता छोड़ जाएंगे सड़क पर, उन्हें मतलब नहीं है। ये स्थितियां हैं। और जो ये बातें उनकी कही हुई हैं जो विदेश में रह रहे हैं, कि अच्छे में सब अच्छा है, जब बुरा वक्त आता है या कोई किसी की
मदद नहीं करता है। ठीक है, चलो खैर, जरा इंपॉर्टेंट डायमंड माइंस लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डायमंड माइंस ऑफ इंडिया आर, इंपॉर्टेंट डायमंड माइंस ऑफ इंडिया आर। सबसे गंदी आदत होती है विदेश की धरती पर बैठ के स्वदेश को गाली देना। बाहर चले गए और अब अपने इंडिया को बुला बुला बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भारत आओ, एग्जाम की तैयारी करो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। सुधारो सिस्टम को। सबसे आसान काम है सिस्टम से बाहर रह के सिस्टम की खामियां गिनाना। सबसे कठिन काम है सिस्टम का पार्ट बनना और उसे सुधारना। वो करो ना, वो तो कोई करता नहीं। खुद चले गए विदेश, अपनी बढ़िया लाइफ चल रही है, अब भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दोस्त हैं सारे फिरंगी। हमें ये भी इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि हम ऐसा कंटेंट उनके साथ शेयर कर रहे हैं, वो ये सोचते हुए अरे ये तो अपने ही देश का मजाक बना रहा है। सोचो तुम उस लड़के के लिए क्या कहोगे जो अपने ही घर का मजाक बनाया अभी यहाँ पे कोचिंग में बैठ करके। कहोगे तो थोड़ा मेंटली मुझे अनसाउंड लग रहा है। ये तो बोला जाएगा उसके लिए, अपने ही परिवार का मजाक बना रहे हैं। विदेश की धरती पर बैठ के स्वदेश को गाली देना। चाणक्य ने ऐसे लोगों को शत्रु कहा है, ऐसा शत्रु जिसे कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये तो घर के भेदी हैं। विदेश के लोगों को जो जो बातें नहीं पता है वो आप सब बता दो, गा गा कर बताओ, सबको स्कीम बता दो जो कहते हैं ना। तो ये सबको स्कीम बता रहे हैं, यहाँ पर ऐसा चल रहा है। ये सब नहीं करना चाहिए। देखो कमियां हैं, सुधारो, मैं तो कहता हूँ। और जरूरी नहीं केवल आप सरकारी नौकर बन जाओगे तभी आप काम कर पाओगे। आप एनजीओ खोल लो, आप प्राइवेट में कुछ कर लो, आप एज एन इंडिविजुअल कुछ कर लो, तब बात है। ठीक है, तब होगा। देखिए, फर्स्ट इज मझगावन माइन, ये पन्ना जिले में पड़ती है मझगावन। देखो भाई, मझगावन माइंस। नेक्स्ट इज, मझगावन के आगे पन्ना डिस्ट्रिक्ट लिख लेता हूँ। नेक्स्ट इज कोल्लूर माइन इन कृष्णा कृष्णा डेल्टा। कोल्लूर माइन, KOLLUR, कोल्लूर माइन इन कृष्णा डेल्टा। जल्दी लिखो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, तुम ऐसी मेन से लिखोगे क्या वहां पर। कोल्लूर माइन, कृष्णा। नेक्स्ट इज बंदर प्रोजेक्ट, BUNDER, बंदर प्रोजेक्ट। बंदर प्रोजेक्ट इन छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर, बंदर प्रोजेक्ट छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर का वो आजकल बड़ा फेमस हो गया है, बालाजी धाम सरकार मंदिर। छतरपुर का सब लोग छतरपुर जाते हैं ना बालाजी सरकार से। अभी वो देहरादून आ गए थे एक दिन, पूरा देहरादून शहर जाम हो गया भाई। ऐसा जाम हुआ ना, वो सवेरे तक जाम लगा रहा, पूरी रात जाम रहा शहर। इतने VIPs भी ना आए, तब अच्छी बात है। आओ तो भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आओ, ऐसे मत आओ, फिजिकली मत आओ। हम लोगों की भी सोचो, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। देखो पहाड़ी राज्य में जगह की कमी होती है, और इतने महान लोग आ जाते हैं जिनका सब लोग दर्शन करना चाह रहे हैं। पूरा कैबिनेट वहां पहुंचा हुआ था, पूरा इसलिए ऑल लेकर परेड ग्राउंड सब ऐसा जाम हो गया। इतनी भीड़ तो 15 अगस्त पे नहीं होती जितनी उस दिन हो गई थी। क्यों, सबको क्या जानना, भविष्य जानना है अपना, वर्तमान से असंतुष्ट है। लिखिए, गोलकोंडा माइन, गोलकोंडा माइन, गोदावरी डेल्टा इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। गोलकोंडा माइन, गोदावरी डेल्टा, ये एक समय में विजयनगर साम्राज्य के नीचे आता था ये रीजन। ठीक है, गोदावरी डेल्टा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एक बात ध्यान रखना, बिना विजयनगर साम्राज्य के कोई पेपर कंप्लीट नहीं होता। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विजयनगर पर कम से कम एक सवाल जरूर आता है। ठीक है ना, जैसे गणेश जी के नाम के बिना पूजा संपन्न नहीं होती, ऐसे ही विजयनगर है। हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो रिपीटेड हो और चाहे वो कहीं किसी खदान में से खोद के ले आए हो उस सवाल को, किसी मोटी तगड़ी किताब में से एक सवाल बना के ले आए हो, मगर आपको विजयनगर जरूर दिखेगा। तो विजयनगर स्किप ना करें। ठीक है, उनका सारा जो चारों डायनेस्टीज हैं उनके कहाँ कहाँ पर उन्होंने क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, कौन सी किताबें लिखी हैं, वो सब पढ़ डालो। उनके सारे राजाओं के नाम पढ़ डालो। विजयनगर जरूर पढ़ना, और एक दिल्ली सल्तनत जरूर पढ़ना मिडाइवल इंडिया में, वरना गच्चा खा जाओगे। बहुत दुख होता है उस समय जब आपको लगता है कि अरे काश ये पढ़ लिया होता। वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर तो जो सही हो गलत हो वो बात की बात है।
इसमें इस कैटेगरी में हम लास्ट लिखेंगे जिप्सम। 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 मैंने आपको बताया था कि कोयले को गीला कर दिया जाता है, क्यों करते हैं भाई? उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के। ठीक है, लिखो भाई। जिप्सम इज अ हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ कैल्शियम। जिप्सम इज अ, आग नहीं लगे तो, आग तो लगाने के लिए कोयला मंगाया ही गया है, तुम आग नहीं लगेगी तो फिर ट्रेन में? अच्छा ट्रेन में, अच्छा ठीक है। मुझे लगा फिर कोयले कम करेंगे क्या। केक मंगा लिया, घर में खाना है नहीं, तो हम करें क्या फिर उसका। लेकिन जिप्सम इज अ हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ कैल्शियम। Gypsum is a hydrated sulfate of calcium which occurs as a white mineral, which occurs as a white mineral in beds of sedimentary rocks, in beds of sedimentary rocks like limestone. White mineral in beds of sedimentary rocks, beds of sedimentary rocks like limestone, sandstone and shale. Limestone, sandstone and shale. आपने अपने स्कूल में वो स्केलेटन टंगा देखा था बायोलैब में? ठीक है, वैसा ही होता है वही चीज। जैसा मतलब वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, मगर वो जो सूखने के बाद फिर उसका जो स्ट्रेंथ है वो जिप्सम जैसा ही तैयार हो जाता है। एक तरीके से उसे समझ लें कि वो जिप्सम ही है, एक सेंस में। देखिए, जिप्सम इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग अमोनिया। मुझे वो इतना नॉनसेंस लगता था वो स्केलेटन, मुझे उससे कभी डर नहीं लगा। और मैं जब छोटा था तो मेरे साथ वाले उसमें कभी कभी ऐसा करते थे, बायो लैब में नहीं जाएंगे, वहां पे वो टंगा हुआ है। अरे भाई, वो उसे देख करके कभी भी डर नहीं लगता था, ऐसा घोंचू जैसी तो उसकी शक्ल थी। उससे ज्यादा तो एक अच्छा अभी नया आया है जिसमें वेन्स वाला आया है अभी एक नया, वो हैदराबाद में बनते हैं ना, स्टैंडर्ड लैब हैदराबाद में ही है। जो वेन्स और मसल्स वाला आया है, वो तो सच में ऐसा लगता है इंसान की खाल उतार के तो टांग दिया गया है। उसमें उसकी आंखें भी होती हैं। और जो वो तो टंगा रहता है, वो तो बेकार का लगता है। वो तो तुम कभी गुच्चू पानी में गोस्ट केव में जाना, वहां पे भी टंगा रहता है आड़ा तिरछा सा, उसको ऐसा कर दिया है लोगों ने। उसमें भी कोई डरता नहीं है, देखो। उनकी उस केव में चले जाओ, तुम टिकट खर्च करोगे। ऐसी ऐसी चीजें बना दी है ना बिना मतलब की। क्या वाइट मिनरल? अच्छा, वाइडली यूज्ड इन मेकिंग अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया सल्फेट, कॉमा फर्टिलाइजर्स, अमोनिया सल्फेट कॉमा फर्टिलाइजर्स, and in cement industry, and in cement industry, full stop. Also it is used in plaster of Paris, देखो बात आ गई। Also it is used in plaster of Paris, comma ceramic industry, ceramic industry जो होती है, CERAMIC, ceramic industry etc, full stop। देखिए, राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, क्या छूटा, क्या छूटा? इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस, plaster of Paris, comma ceramic industry etc. Rajasthan is the leading producer of gypsum. It is also found in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, MP, Gujarat, MP, Gujarat, Uttarakhand, Himachal, Uttarakhand, Himachal, and Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir. हेडिंग डालिए कोल। क्लास 4 बजे तक की है ना? ठीक है। कोल, कोल, कोल हेडिंग डाल लो भाई। देखिए, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया।
इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। पहले तो घरों में खाना भी बनता था। दो तरीके के कोयले होते हैं, लकड़ी का कोयला, एक पत्थर का कोयला। ठीक है ना। एक्चुअल हीट जो है वो पत्थर के कोयले से ही आती है। देखिए, कोल इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। फुल स्टॉप। इट इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर थर्मल पावर। इट इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर थर्मल पावर जनरेशन। थर्मल पावर जनरेशन। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में तीन सेगमेंट होते हैं। पावर सेक्टर में तीन सेगमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज जनरेशन, सेकंड इज ट्रांसमिशन, एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जैसे हम अपने उत्तराखंड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। उत्तराखंड, हमारे यहाँ तीन कंपनीज, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, सुना है सबने? यूजेवीएनएल, ऐसा कोई है जिसने नाम ना सुना हो? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। जल विद्युत माने पानी से बिजली बनाने वाली कंपनी उत्तराखंड के लिए। दूसरा, आईएसबीटी यदि जाएंगे तो पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पिटकुल। आपने देखा आईएसबीटी के सामने बहुत बड़ा बिजली घर बना हुआ है, वो पीटीसीयूएल है। पावर ट्रांसमिशन, लंबे लंबे तार खेतों में वो खड़े हुए हैं, टावर खड़े हैं, उससे तार जा रहे हैं, वो पार्ट है ग्रिड का। बिजली को ट्रांसमिशन, उसका ट्रांसमिट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पारेषण। वो बिजली बन कहीं रही है, जा कहीं रही है, वो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और देन हमारे यहाँ है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीसीएल, जिससे हमारे यहाँ बिजली आ रही है। आप यूपीसीएल को बिल पे करते हो, आपका बिल जब आता है तो आप ऑनलाइन पे करते हो, उस पर यूपीसीएल का बिल होता है, वो कभी भी देख लेना। यूपी चूंकि ज्यादा बड़ा राज्य है, तो यूपीपीसीएल विभाग ने अपने यहाँ डिस्कॉम्स बना दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बना दी हैं। उन्होंने ऐसी 5 कंपनीज और नई बना दी हैं, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत गांव हैं, बहुत ज्यादा खेत हैं, सबके अलग अलग फीडर्स हैं, इसलिए डिस्कॉम बोलते हैं। कभी डिस्कॉम शब्द सुनाई पड़ जाए, DISCOM, माने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। एक स्कीम है उदय, उज्जवल डिस्कॉम ऑगमेंटेशन योजना। केंद्र सरकार की योजना है उज्जवल डिस्कॉम ऑगमेंटेशन योजना, उदय। उदय का सीधा सा काम ये है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, क्योंकि बिजली तो वो खरीदती हैं और वो लोगों को दे रही हैं, मगर लोग बिल नहीं पे करते, तो कंपनी को लॉस होता है। कंपनी की जो माली हालत है वो खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी। ऐसे में सरकार ने कहा हम इसको दोबारा पैसा देंगे, रीफाइनेंस करेंगे, इसमें इसमें कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे ताकि कंपनी बढ़े। सबसे अच्छा तरीका क्या है? अच्छा बताओ, तुमको जिलाधिकारी बना दिया जाए, तुम डीएम साहब हो गए, तुम अपने आगे बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाओगे? एक एक करके हाथ खड़े करेंगे, तब बताएंगे। भीड़ तंत्र मुझे पसंद नहीं है। बोलो भाई। यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। तुम नायक फिल्म के अमरीश पुरी वो क्या था, अनिल कपूर समझ लो। तुम सीएम हो गए, चलो मान लो राज्य के एक दिन के लिए। जगदम्बिका पाल बने थे एक दिन के मुख्यमंत्री यूपी में, जिनकी घटना से वो प्लॉट प्रेरित है। बताओ बताओ बताओ, आपस में नहीं, मुझे बताओ। वाह भाई वाह। ये जवाब तुम लिख कर आना। विषय की गंभीरता समझिए। भगवान ने आपको मौका दिया है तैयारी करने का। अच्छा, मतलब जो लोड है, अगर लोड बढ़ रहा है तो आपने मान लीजिए वहां पर कुछ एक इंडिकेटर लगा दिया या अलार्म लगा दिया, और वो बिजली विभाग को, सब स्टेशन को पता चल जाए कि भाई उस एरिया में लोड बढ़ रहा है।
इस बात से आप चोरी कैसे पकड़ लोगे? चोरी कैसे होती है आपको पता है? बिजली चोरी, बिजली चोरी कैसे होती है? तो आपको लगता है जिन लोगों के, जो लोग बिजली चुराते हैं उनपे कनेक्शन नहीं होता? कनेक्शन सबके पास होता है। कनेक्शन ये है कि तार अपने से मीटर से हटा करके दूसरे के मीटर पे लेना, ये होती है बिजली चोरी। इसको हमारे कटिया बोलते हैं, क्योंकि हम उसे बीच में से काट रहे हैं कनेक्ट उस पे, उसे पता नहीं चलेगा क्योंकि तार में से जा रहा है। जब आपने तार फेंका, अब आप कहेंगे सर तो बड़े प्रैक्टिशनर लग रहे हैं इस काम पे। ऐसा है, वो पकड़ नहीं पाओगे ना तुम, उसके लिए तो बहुत जांच बिठानी पड़ती है। और कटिया उसको हटाना बहुत इजी है। हाँ बताओ भाई। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, रीशफल करते रहे स्टाफ को। एक तरीका ये हो सकता है, या हम ये आउटसोर्सिंग करा सकते हैं, प्राइवेट को दे दें। सरकारी आदमी रखे ही ना, प्राइवेट को दे दें। और जिस एरिया का मीटर रीडिंग लेनी है उस एरिया का आदमी नहीं होना चाहिए, और कहीं बाहर से आना चाहिए। ठीक है। और रीशफलिंग करते रहें थोड़े थोड़े टाइम में। एक बात तो अच्छा तरीका है। दूसरी बात है, तारों को नीचे करना है ना, अंडरग्राउंड करो भाई। तुम लोग तो, नहीं, ट्रांसमिशन लॉस का मतलब केवल ये थोड़ी ना, जब जब सॉरी, जो बिजली विभागों की जो हालत खराब है, वो केवल तुम्हारी बिजली चोरी से नहीं, जब तुम ट्रांसमिशन को जब लाइन को नीचे कर दोगे ना, तो उससे तुम्हारा ट्रांसमिशन लॉस भी बचेगा। हरे पेड़ों से छूती हुई बिजली की तार जाती है, अर्थिंग होती है, वो करंट नीचे भेजता है, पेड़ की खुद की भी हालत खराब हो जाती है। दूसरी बात है, तूफान में आंधी में टूट गया, अब बनाकर तुम्हें ही देना पड़ेगा। तुम क्योंकि विभाग चला रहे हो, मेंटेनेंस का तुम्हारे ही पास आएगा। तो जब तुमने नीचे कर दिया, तब फिर कैसे होगा? और दूसरी चीज है कि नीचे अगर जब उसको बनाया जाता है तो उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर मोटे उसके वायर्स होते हैं, वो काटना इजी नहीं है। और उसमें जंक्शन पॉइंट बनाए जाते हैं जगह जगह, रेलवेज में जैसा काम चलता है। रेलवेज में आपके देखना जंक्शन पॉइंट बनते हैं, वो बीच बीच में, वो आपको रेलवे लाइन के किनारे वो डब्बे रखे मिलेंगे। उसको खोलते हैं और उसमें चेक करते हैं, सिग्नल के लिए होता है, क्योंकि सिग्नल का वायर नीचे लाइन के साथ चल रहा होता है। तो वो वाला सिस्टम लागू करना चाहिए। अभी आप जाना मथुरा वृंदावन में, बंदर झूलते रहते हैं तारों पर, उन्होंने तार इतने झुला दिए हैं कि वो तार ऐसे नीचे हो चुके हैं बिल्कुल ही। वो बहुत रिस्की है। तो ट्रांसमिशन लॉस को रोकना, उससे कंपनी को लॉस कम होगा। दूसरा, स्मार्ट मीटरिंग को और बढ़ावा देना। मीटर में ऐसी चिप्स हम लगवा सकते हैं, उसका जो सॉफ्टवेयर है, मुझे ऐसा कि उसके साथ टेम्परिंग हुई वो मीटर काम करना ही बंद कर दे, बिजली कट। जो सिस्टम हमने ईवीएम में लगा रखा है, आप ईवीएम के साथ टेम्परिंग करो, देखो कोई भी नेता कितना भी चिल्लाता रहे, वो जब खुद जीत जाता है तब तो बोलता नहीं कि ईवीएम खराब थी, अपने हारने पे ही बोलता है। ठीक है, ईवीएम का सिस्टम क्या है, आपने ईवीएम के साथ टेम्परिंग की, वो खत्म हो जाएगी, उसी टाइम वो टर्न ऑफ हो जाएगी। अब उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी मेरे फादर ने इसी चुनाव ड्यूटी, इसी इलेक्शन में चुनाव ड्यूटी की, उन्होंने वोट डलवाया, ही वॉज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, पापा कुछ हो सकता है इसमें तो कर देना। तो बोले बेटा वो बंद हो जाएगी तुरंत के तुरंत, खत्म हो जाएगी वो। और बहुत सी मशीन्स अपने आप चलती चलती, क्योंकि वो कुछ किसी कारण वो है, वो बंद हो जाती हैं, तो पहले से प्रोग्राम करके मशीन्स रखी जाती हैं। वो डीएम साहब की या एसडीएम साहब की गाड़ी में प्रोग्राम्ड मशीन्स ऑलरेडी रहती हैं, कि यहाँ पे बंद हुई जैसी वोटिंग तो तुरंत हम, वैसे हम प्रोग्राम्ड मीटर्स भी रख सकते हैं अपने पास में। किसी के घर का मीटर बंद हुआ, हम अगले दिन लगा दें नया, तुम छेड़खानी करो बंद हो जाएगा मीटर, और कॉस्ट तुम चली जाएगी, तुमने छेड़ा कैसे। दूसरी चीज, मीटर किसी के घर में नहीं होना चाहिए, मीटर बाहर लगाओ। ये इंश्योर किया जाए कि मीटर घर के अंदर नहीं होगा। अंदर किस लिए, तुम्हारा थोड़ी ना मीटर, सरकार का है। तुम्हारा तो कनेक्शन है, तुमने, तुमको बिजली बिल तो रही है, तुम पैसा दो बिजली लो, मीटर से तुम्हें क्या लेना देना। मीटर है शासन का, तो तुम्हारे घर में क्या कर रहा है मीटर। ऐसे सभी लोगों के यहाँ से मीटर बाहर किया जाए। दूसरी चीज है,
कि जो आपका जो बिल है, बिल पे अगर वो पे नहीं हो रहा है उस पे पेनल्टी लेने का जो सिस्टम है, जो बिल कलेक्शन है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत। और इन सब चीजों को अगर मैं कलेक्टिवली कह दूं तो प्राइवेटाइजेशन इज द सॉल्यूशन, सबसे अच्छा तरीका। प्राइवेट के हाथों में दे दो। देखो, बढ़ती जनसंख्या और सरकार के ऊपर फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा है, सरकारी लोगों को रखना बहुत मुश्किल है। पूरा स्टाफ गवर्नमेंट का हो, ये बहुत कठिन बात है। इसीलिए आप देखना गवर्नमेंट विभागों में ज्यादातर एडहॉक सिस्टम चलने लग गया है। टीचर एडहॉक पर है, डॉक्टर एडहॉक पर है। एडहॉक जानते हैं ना, ADHOC, एडहॉक बोलते हैं। फॉर द टाइम बीइंग, आपको कुछ समय के लिए रखा जा रहा है। यूजुअली वो 1 साल का टाइम होता है, 11 महीने का। फिर 11 महीने के बाद आपको नया कर देंगे, फिर से देख लिया जाएगा। तो ये सब सिस्टम जो है किए जा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। देखो भाई, एट प्रेजेंट कोल बेस्ड पावर जनरेशन इज अराउंड 50%। एट प्रेजेंट coal based power generation is around 50% in India. At present, coal based power generation is around 50% in India. Next paragraph. Coal deposits in India are of two categories. Coal deposits in India are of two categories. First is Gondwana coal. Gondwana coal. Gondwana, GONDWANA. Gondwana coal belonging to Carboniferous period. Belonging to Carboniferous period. Carboniferous period of Paleozoic era. Of Paleozoic era. Carboniferous period of Paleozoic era. Full stop. Next is tertiary coal. Tertiary coal belonging to Oligocene period. Oligocene period. Belonging to Oligocene period of Cenozoic era. ये सब आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मिलेगा। Cenozoic era। ये मैंने आपको पढ़ाया था अनुज, आपके उसमें आरओ वाले में भी लिखा होगा, ये पूरा का पूरा आपने लिखा हुआ है ये ज्योग्राफी में, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आपने आधे लोगों को पता होता, आधों को पता ही नहीं होता उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लिखो भाई लिखो। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो। ओवर 98% ऑफ टोटल कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया। आज मैं एक घटना पढ़ रहा था, दिल्ली में एक बच्चा लाइब्रेरी से निकला पढ़ करके और उसको झटका लग गया। वो 26 साल का IAS एस्पिरेंट, वो मर गया। वो मरा पड़ा था, वो फोटो देखी मैंने, 26 साल का। दिल्ली तो वही दिल्ली हो गई है। एक गाना आया था, दिल्ली है मेरे यार बस इश्क मोहब्बत प्यार। अभी प्रशासन तो रहा नहीं वहां पर, तो मुझे लग रहा है अब इश्क मोहब्बत प्यार के अलावा अब दिल्ली में और कुछ बचेगा भी नहीं। तो CM साहब तो अंदर हैं, बाहर कौन है मालूम नहीं। तो चला कौन रहा है उसको पता ही नहीं। अभी बोला किससे जाए, शिकायत हो तो किससे हो। गजब स्थिति बन गई है। संविधान के निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि राज्य मर रहा होगा और राज्य का राजा जेल में होगा, वो भी अपने ही राज्य में। वो भी ये नहीं कि दूसरे राज्य में। ऐसा अंबेडकर जी ने कभी नहीं सोचा होगा, तभी उन्होंने वो प्रोविजन किए नहीं। उन्हें क्या मालूम था एक दिन ये भी आएगा, कलयुग जब अपने चरम पर पहुंचेगा तो ऐसा भी होगा। भाई, स्थितियां बहुत ही। आप में से वैसे तो किसी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, देखो मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही कहूंगा, देर इज नथिंग इन दोज कोचिंग्स। लेट मी से इट वेरी क्लियरली। अगर मेरी बात नहीं मालूम चलती है, 1 महीना के लिए टूर करके आ सकते हैं, देख कर आओ, मालूम चलेगा तुमको कि दिल्ली का फ्लेवर क्या है। आप वहां पर ना, आपका ऐसा पैसा बहेगा जेब के बाहर, तुमको सारा मालूम चल जाएगा।
दूसरी बात है, देयर इज नो अफेक्शन, तुमको अपनापन नहीं लगेगा, तुम अकेला महसूस करोगे। इतनी गजब है बात ये। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि लाइफ इतनी भागती हुई सी है। सवेरे उठे, कोचिंग गए, जल्दी जल्दी कोचिंग से बीच में कुछ खाया पिया, जो मिला जैसा मिला, क्योंकि फिर से कोचिंग करनी है, फिर शाम को इतना थक गए, फिर जल्दी से गए, अरे लाइब्रेरी भी तो भाग के जाना है वरना वहां पे तो सीट भर जाएगी, खाना कब खाएंगे, पानी कब पियेंगे, बीमार पड़ रहे हैं तो भी कैसे करना पड़ेगा, बीमारी में भी कोचिंग जाएंगे क्योंकि क्लास छूट रही है, 3-3 घंटे की एक क्लास है। मास्टर इतने गजब रखे गए हैं, वो पहले हंसी मजाक करते रहते हैं अपने बच्चों के साथ में, और फिर जब बिल्कुल सिर पर प्रीलिम्स आ गया है तब वो रात के 11-11 बजे तक क्लासेस चला रहे हैं। बोलते हैं मैराथन क्लासेस हैं, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दो। अरे तो तुम बकवास क्यों कर रहे थे 10 महीना? तुम टाइम पे पढ़ाते तो मैराथन करने की जरूरत ही नहीं थी। है ना? तो चलते चलते ही पहुंच जाते। सब धंधे हैं, सब धंधे हैं, बिल्कुल पक्के धंधे हैं। मत जाना भाइयों, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ। देखो, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं इसलिए गया। मैं अपने घर में नहीं, अपने खानदान में पहला व्यक्ति हूँ जिसने ये तैयारी की। मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों की, मगर मैंने कर ली। मगर मैं तुम्हें सही बताऊं, मेरा 3-4 महीने में, 3 महीना टू बी प्रिसाइज, 1-1.5 लाख रुपया ऐसा बह गया, पता ही नहीं कहाँ गया, पता ही नहीं चला। और ये भी बात मैं अभी से बहुत समय पहले की बोल रहा हूँ आपको। कोविड के बाद तो लोग पागल ही हो गए हैं, वो तो ऐसा पैसा कमा रहे हैं। कोविड के बाद होलसेल एंड रिटेल कॉस्ट दोनों बढ़ी हैं। उस समय में मैं जिस कमरे में 6,000 में रहा था, अभी मुझे लगता नहीं कि मुझे वो एक दिन भी रहने देगा 6,000 में। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो। और आपको तो यहाँ पर पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। दिल्ली में अगर कभी, जैसे जैसे देखो, ऑप्शनल में प्रॉब्लम आती है। देहरादून में ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए उतना अच्छी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। मगर जाओ तो देखना, ऑनलाइन अगर कर सकते हो तो कर लो, उससे आपका बहुत पैसा बचेगा। मैं बहुत ही मनी माइंडेड होकर के बोल रहा हूँ, पैसा बचाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि वहां जाकर के भी तुम्हारा ना, अन्य चीजों पर जो लिविंग कॉस्ट है वो दिल्ली की बहुत ज्यादा है। मतलब ज्यादा का मतलब है ऐसी ज्यादा है कि तुम सोच ही नहीं सकते। लोगों ने एक ही कमरा बुक किया हुआ है, 5-5 6-6 लड़कों ने, और वो 3 लड़के दिन में पढ़ते हैं और 3 लड़के रात में पढ़ते हैं, क्योंकि 6 लोग उस कमरे में सो नहीं सकते हैं। दिस इज द रियलिटी। मैंने ऐसे अनोखे कमरे देखे जहां पर लिखा ओनली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स, ओनली फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स। हमने कहा उत्तराखंड के लिए ओनली कहाँ है, हमें भी दिखा दो कमरा। ओनली फॉर बॉयज या ओनली फॉर गर्ल्स। कुछ कमरे हैं जहाँ आप अकेले नहीं रह सकते, आपके साथ कोई ना कोई आपको अपना पार्टनर रखना ही पड़ेगा। कहाँ कुछ कमरे ऐसे हैं जहाँ पर आपको अकेले ही रहना होगा। मतलब सबके अपने नियम हैं। मुझे एक कमरा दिखाया, मुझे पता नहीं, अब आपका थोड़ा समय भी मैं ज़्यादा नहीं लूंगा, वो 5वें माले पर था। देयर वॉज नो लिफ्ट। मैं चढ़ता रहा, मगर फिर मेरा भाई बोला उस समय, तो क्योंकि उस समय क्या ना, आपके दिमाग में एक अलग चीज चल रही होती है जब आप दिल्ली जा गए, क्योंकि अभी आपके दिमाग में और भी बहुत सी मैंने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि मैं चढ़ते चढ़ते 5वें माले तक आ गया इस ब्रोकर के पीछे पीछे। मगर फिर मैंने जब ऊपर से नीचे झांक कर देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा ऊंचाई है, क्योंकि हम 5वें माले तक उस समय पहले गए ही नहीं थे। मैं कभी ऐसे किसी घर में गया ही नहीं था जो 5वें माले पे था। मैंने जब ऊपर से नीचे झांक के देखा तो मुझे वो गली बहुत ही नीची लगी। तो मैंने उससे पूछा कौन सा फ्लोर है, तो बोला ये 5th फ्लोर है। तो मेरा भाई बोला तुम पूरे दिन चढ़ते रहोगे इस पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे? मैंने कहा यार ये तो गंभीर हालत है ना? तो फिर नीचे का कमरा ढूंढना है। अच्छा, आप जितना नीचे का कमरा चाहोगे उतना ज्यादा पैसा दो, ऊपर का दोगे तो सस्ता। ये तो है तो भगवान के पास पहुंचा दो, फ्री में पहुंच जाएगा आदमी। ये क्या बात है? ऐसे पैसा बढ़ता है। तो जब मैं वो वीडियो देख रहा था ना आज, जब कल, जब वो वीडियोस आ रहे थे, मुझे वो सारी चीजें दोबारा दोबारा दिमाग में लौट करके आ रही थी कि क्या क्या वहाँ का जो, मुझे मुझे बिल्कुल, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा ऑन कैमरा, बट मैं, मुझे एक भी दिन वहां पर जाकर के ऐसा नहीं लगा कि ये जगह रहने लायक है। वो बिल्कुल नहीं लगी मुझे। मुझे नहीं बोलना चाहिए,
कोई मेरी बात सुने तो उसे बुरा लगे, मगर मुझे वहां का माहौल ऐसा लगा ही नहीं मुझे अभी जब वो उसमें कह रहे हैं ना लड़का मर गया, वो अब उसको भेजा जाएगा, उसके घर भेजा जाएगा इतनी दूर का। मैं सोच रहा यार उसके वो यहाँ पे मर गया, लोग सीटियां बजा रहे, तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि पानी, क्योंकि वो गाड़ियां उछाल के निकल रही हैं। ये लड़के आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बताओ। उनको यही एहसास नहीं है कि ये जो सामने तुम्हारे पानी भरा हुआ है, इसके नीचे दो तीन लोग डूबे हुए हैं अंदर, अभी पानी खत्म होगा तब उसमें से निकाला जाएगा उनको बाहर। इस मेंटल स्टेट के लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल को तुम कलेक्टर हो जाओगे, तुम्हारे सामने रेल दुर्घटना हुई, तुम नाच के दिखाना वहां पर के खड़े होकर के। ऐसे लोग हैं, इसीलिए कुछ होता नहीं है। एक कोचिंग में 700-800 बच्चा पढ़ता है, एक साल में उससे एक सेलेक्ट होता है कोई, हुआ तो हुआ, वो भी नहीं। सब झूठी फोटोज दिखा दिखा करके काम होता है, पैसा दे करके। तुम टॉप कर लोगे तो तुमको 1 करोड़ भी देगी वो कोचिंग, कि बस इतना बोल दो तुम हमारे यहाँ से पढ़े हुए हो। गाड़ी भेज देंगे तुम्हारे यहाँ, कार नई, ले लो इसको, बोल दो बस इतना, बेटा हमारे साथ फोटो खिंचवा लो। और खर्रा लिख के दे देना कि बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा फैकल्टी पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही लविंगली एकदम फेमिलियर माहौल है। फेमिलियर माहौल होता होगा दिल्ली की कोचिंगों में, मुझे भी बताएं भैया, मैं फिर से पढ़ लूंगा जा करके, रीलिव कर लूँ अपने वो मोमेंट्स को जहाँ फेमिलियर मोमेंट्स होते होंगे। आप मुझसे 120 सवाल पूछ लो, मैं कहता हूँ यहाँ मत पूछो, बिकॉज द टाइम इज लिमिटेड। सी, मुझसे बाहर आकर के पूछ लो। माई पर्सनल फोन नंबर इज अवेलेबल टू एवरीवन। कभी आज तक मैंने किसी से मना नहीं किया। 10 बजे, 11 बजे, तुम्हें जितने बजे मैं जगा हुआ हूँ तो मैं तुमसे बात कर लूंगा। तुम वहां पर क्लास के बाद उसी फैकल्टी से सवाल पूछ के दिखा दो, तो मैं मान जाऊं। जो तुम्हें अभी पढ़ा रहा था, तुम कैमरा को करो बंद और तुम फिर उससे सवाल पूछ कर दिखाओ, बिकॉज देयर बॉस डज नॉट अलाउ देम। जो कोचिंग का मालिक है, वो फैकल्टी को अलाउ ही नहीं करेगा कि आप क्वेश्चन लो बच्चों का, क्योंकि इससे बनेगा पर्सनल कनेक्ट, वो अलाउड नहीं है। बच्चा हो सकता है आपका नंबर ही मांग ले बातों ही बातों में, तो उनके मन में डर है कि ये हमारे बच्चे ना काट दें ये। सोचो ना, ऐसा चल रहा है, ये मेंटेलिटी है। तुम जो बात सोच भी नहीं सकते वो वहां पे होता है। उसी का ये नतीजा है कि जो जो बिल्डिंग के लिए बोला गया हम स्टोर बनाएंगे, वहां पे कुर्सी मेज लगा करके बच्चों से कह दिया तुम यहाँ पे पढ़ लो, कंसेशनल होगा। अभी बच्चा अपने घर से दूर है, कंसेशनल तो उसके लिए ऐसा शब्द होता है ना कि उसे सबसे अच्छा कानों में वही शब्द सुनाई पड़ता है कि यहाँ पर मुझे कंसेशन मिल रहा है, मैं यही काम कर डालता हूँ। उन्हें तुम हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, तुमको हम 50% ऑफ पे चलो दे देते हैं, एक कुर्सी तुम्हारे लिए रिजर्व है। तो बच्चा बैठा हुआ है, मर गया वो डूब करके, कर लो जो करना है। अब शासन क्या करेगा, जांच बिठा देगा। जांच करेगा कौन, पुलिस उनके कंट्रोल में है नहीं, और जो भैया जी हैं वो खुद जेल में अंदर हैं। हो सकता है उन्हीं के पड़ोस वाले बैरक में वो भी आ जाएं जिनकी जिम्मेदारी है। हाँ, तो सब एक ही जैसे ही है। ये स्थितियां चल रही हैं, मेरी नजरों के सामने होटल में आग लगी। सुबह की बात थी, 4 बजे तो मैं वहां पर उठता था। सवेरे मैं 4:30 बजे सवेरे का टाइम था, वहां पर एक चाय की दुकान खुल जाती थी, मैं वहां चाय पीने के लिए गया, तो मैंने देखा एक के बाद एक फायर ब्रिगेड भाग रही है, वो अलार्म बजाती हुई, सायरन बजाती हुई। तो वो मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा ये तो सवेरे, क्योंकि मैं होता था एक दो लोग, कोई और बच्चे कोई लोग होते थे जो चाय वगैरह। मैंने कहा भैया आज तो सवेरे सवेरे फायर ब्रिगेड कहाँ भाग रही है। और अब किसी ने बीड़ी सुलगा दी होगी, वो भी मजाक में बोल गया कि किसी ने बीड़ी सुलगा दी होगी। बीड़ी सुलगाने का मतलब है कहीं कबाड़ की दुकान में कहीं आग लग गई होगी या कुछ हुआ होगा, तो फायर ब्रिगेड जा रही है। मुझे मालूम चला वहां तो इतना ऊंचा होटल था, उसमें तो पूरे में आग लग गई, 8 लोग मर गए जल करके उसमें। देयर वॉज नो फायर एग्जिट, उनके फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने जहां पर जिस जगह पे आग लगी थी वहां पर उन्होंने फाइबर शीट लगा रखी थी, तो प्लास्टिक टपक रही थी। अब मुझे तो पता नहीं उस जगह पर ऐसा कांड हुआ है। वो मेरे रूम से कोचिंग जाने में लगभग 1-1.5 किलोमीटर का था, तो एक शॉर्टकट रास्ता था, वो पैदल पैदल निकल जाते थे। मैं जा रहा था, मैंने वहां पर देखा कि वो क्राइम सीन वाला वो बैंड्स लगा रखे हैं वहीं पे फायर, तो मैं एकदम से समझ गया कि ये फायर ब्रिगेड यहीं आई थी, ये आग लगी होगी, कुछ तो हुआ है, जला सा खड़ा है। जैसे ही वो ऐसे करके मैं मुड़ा, मैंने वहां पे देखा लाइन से ऐसे डेड बॉडीज रखी हुई हैं, और सीपी दिल्ली खुद खड़े हुए हैं, सीपी मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपी दिल्ली की गाड़ियां खड़ी थी, वो खुद खड़े हुए थे वहां पे।
मुझे ऐसा दिमाग मेरा घूमा उस घटना को देख करके कि हे भगवान, 8 लोग मर गए, ये सामने सड़क पर उन्हें लाशें रख रखी हैं। इंतजार हो रहा था कि मुख्यमंत्री आएंगे, वो देखेंगे, पता नहीं क्या करना था उन्हें उन्हें देख के, मगर वो आने वाले थे, इसलिए उन्हें मरे हुए को जमीन पर लिटा रखा था सफेद कपड़ा डाल करके। और सरकार की ये देखो तुम, सरकार इतनी मजेदार होती है तुम जब उसका पार्ट बनोगे। इस नाक की सीधाई में प्राइवेट हॉस्पिटल वो रहा सामने, मगर हम उसमें नहीं लेकर जाएंगे, हम ले जाएंगे 5 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल बना हुआ है, वहां पर जान बचाएंगे, क्योंकि ये तो महंगा हॉस्पिटल है, इसमें बिल कौन पे करेगा। तो जो एम्बुलेंस आती है, जो तुम 100 नंबर पर डायल करके जब पुलिस से बोलोगे हमें एम्बुलेंस भी चाहिए कुछ चाहिए, वो तुम्हें सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के जाएगी, तुम्हें नहीं, मतलब XYZ जैसे भी। ये नियम है, अनोखे ही नियम है अपने देश में। तो वो उनको लेकर जा रहे थे लेडी हार्डिंग कनॉट प्लेस के पास में, जो ना मर रहा हो रास्ते में मर जाए, बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए सिस्टम है। तो ऐसी रो हर समय घटना, पिछले साल आग लगी, इस साल डूबे, ये तो डूब के कोचिंग में डूब करके, तो ये तो मुझे लगता है इसे तो लिख देना चाहिए वहां किसी दीवार पर इस घटना को कि ऐसा हो चुका है। इसी की कसर रह गई थी, ये भी काम हो गया 2 दिन पहले कि दिल्ली में कोई डूब के मर गया कोचिंग में। ओ गॉड, क्या ही होगा, मतलब नेगेटिव नहीं भी बोलना चाहो आप तब भी जो है मुंह से वही बात निकल जाती है। इसी का नतीजा ये, जब हम गलत लोगों के हाथ में जब कमान सौंपते हैं ना, जाति के आधार पर वोट दे दें और इस पे वोट दे दें, उसका ये नतीजा होता है कि हम हमेशा उस इंसान को वोट दे देते हैं जो बिल्कुल ही होपलेस हो, निकम्मा हो, जिससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। देखो, over 98% of total coal reserves of India belong to Gondwana period, full stop. Gondwana coal is mainly bituminous. Gondwana coal is mainly bituminous. BITU MINOUS. BITU MINOUS, bituminous. और anthracite. Anthracite, 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 in which carbon content varies, in which carbon content varies between 60 to 90%, between 60 to 90%। सर है ना हमारे, सर अपने टाइम में बहुत वो ऊंची कोचिंग से सर ने अपने टाइम पढ़ाई की थी, मैं नाम नहीं लूंगा कोचिंग का। अभी भी आज के समय में भी वो दिल्ली में लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है। हालत वो है कि एक कमरे में 700 बच्चे बिठाते हैं, मास्टर टीवी पे दिखता है, तुम क्लास में बैठे हो, वो तुम्हारे सामने दूर ऐसा भाषण सा दे रहा होगा नेता की तरह खड़ा हुआ, टाइम ही नहीं है। और 700 बच्चों का डाउट लेने चले तो उनका तो जीवन बीत जाएगा। और उनकी क्लास का लाइव रिले हो रहा होता है अलग अलग हॉल्स में, जो उन्होंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में ले रखे हैं किराए पर। आज उपराष्ट्रपति ने खुद ने कहा है, आज मंडे है, आज राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ने खुद ने कहा कि कमर्शियल हो गया है ये। दुख है इस बात का। भारत के उपराष्ट्रपति अपर हाउस में खड़े होकर के खुद कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात कही है कि कमर्शियल हो चुका है ये धंधा। केवल जो काम इसलिए शुरुआत हुई थी कि क्योंकि बच्चों को स्कूल या कॉलेज में जो एजुकेशन मिल रही है उससे उनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, डिमांड सप्लाई का गैप है, उसमें हम कोचिंग चालू करें, आज वो इस दर्जे तक गिर चुका है काम। ये बहुत अफसोस की बात है। उपराष्ट्रपति ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि पानी जो है वो सिर से ऊपर निकल चुका है। मगर अभी भी शर्म नहीं आएगी, अभी भी नहीं आएगी भाई। 2-4 दिन ज्यादा से ज्यादा। मुझे अमरीश पुरी का एक डायलॉग याद आता है, वो नायक मूवी का ही था कि रोते हैं रोने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो, 2-4 दिन रोएंगे फिर थक जाएंगे अपने घर चले जाएंगे। वही हालत होती है, यही होता है। अभी देखना तुम, और लड़के हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दिल्ली पुलिस लगाएगी, एक बार लाठी चार्ज करोगे आइंदा लड़के आएंगे नहीं लौट कर। उनके लिए तो बस ऑर्डर देना, पीटो इनको पकड़ करके, पीट के भगा देगी पुलिस। 5 मिनट लगते हैं भीड़ क्लियर कराने में पुलिस को। चालू, फिर से चालू, ये बात है। देखो भाई, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया। देर आर
4 टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया। 4 तरीके का कोयला मिलता है। यद्यपि लगते वो सब काले ही काले हैं, एक पीट को छोड़ दिया जाए तो। फर्स्ट इज एंथ्रासाइट। फर्स्ट इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। एंथ्रासाइट में लिखो। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ड कोल। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ड कोल। It has short blue flame. It has short blue flame. And it is most expensive. And it is most expensive because it is the highest quality of coal. Because it is the highest quality of coal containing 80 to 90% of carbon. Containing 80 to 90% of carbon. It is found in India only in Jammu Kashmir. It is found in India only in Jammu Kashmir. Next is bituminous. दूसरा कोयला है बिटुमिनस। BITUMINOUS। BITUMINOUS bituminous. When the coal is buried very deep, when the coal is buried very deep, the moisture gets expelled. The moisture gets expelled due to high temperature. Due to high temperature. The moisture gets expelled due to high temperature. कभी जब गड्ढा खोदता है ना, तो जब मजदूर खोद रहा होता है तो देखना उसका साथी थोड़ी थोड़ी देर में मिट्टी डालता है, मुट्ठी बांध करके तेजी से। क्योंकि जब आप धरती को खोद रहे होते हैं तो भूगर्भ की गर्मी बाहर निकलती है। उस गर्मी को शांत करने के लिए ऊपर से मिट्टी फेंकी जाती है, तो हवा जाती है एकदम तेजी से। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा किया जाता है, वरना इतनी गर्मी होती है, उस गर्मी से वो इंसान बेहाल। एक तो वो मेहनत कर रहा है, तो उसको वैसी बॉडी जो है हीट जनरेट कर रही है, गड्ढा खोद रहा है, और फिर वो जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा तो उतनी ज्यादा हीट बढ़ती जाएगी। इसी हीट के कारण क्या हुआ कि जो कोयले में से जो पानी था वो सारा पानी चला गया, खत्म हो गया। अब वो बिल्कुल तैयार है जलाए जाने के लिए। दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस। दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस। This results in the into the formation of bituminous. It has 60 to 80% carbon. It has 60 to 80% carbon. So stop. After heating it, after heating it, after heating का कॉमा लगा देना, वरना वो एक लाइन चलती रही। After heating, it releases a liquid called bitumen. After heating, it releases a liquid called bitumen. 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 Full stop. It has water, comma air, comma hydrogen and sulfur. It has water, comma air, comma hydrogen and sulfur. Hydrogen and sulfur. Full stop. Bituminous is also called black coal. Bituminous is also called black coal. When it is heated in absence of oxygen, okay, when it is heated in absence of oxygen, अरे कोणार्क, जरा गेट खोल देना यार, पूरा खोल दो, पूरा खोल दो। यस। When it is heated in absence of oxygen, we got coking coal, which is used in iron and steel industry. We get coking coal, which is used in iron and steel industry. Iron and coking coal, COKING, coking coal, coking coal, coking coal. उसको
नेक्स्ट देखिए लिग्नाइट। लिग्नाइट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लिग्नाइट, लिग्नाइट, इट इज कॉल्ड ब्राउन कोल, इट इज कॉल्ड ब्राउन कोल। तुम गैप नहीं देते लिखते में, है इसमें? अच्छा ठीक है, लिखो भाई। अपने नोट्स को बहुत संभाल कर रखना भाई, और अपने प्राणों से भी ज्यादा उन्हें प्यार करना जब तक तुम सेलेक्ट ना हो जाओ। देहरादून में दीमक बहुत लगती है, उससे बचाना। पानी, बारिश के पानी से बचाना, ज्वलनशील पदार्थों से बचाना, ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही रक्षा करना जैसे पेट्रोल भंडारों की रचना रक्षा की जाती है। और उन लोगों से भी रक्षा करना जो तुमसे मिलने आए और फोटो खींच के चले गए नोट्स की, ठीक है ना? जब ये अभी मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फलेसनेस और सेल्फिशनेस के बीच में एक मॉरल ग्राउंड होता है, जैसे बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। जरूरी नहीं है कि आप यदि सेल्फलेस नहीं है तो इसका मतलब आप सेल्फिश हैं। एक सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है। कंपटीशन की लाइन में जहाँ 0.1% से लोगों का सिलेक्शन रुक रहा है, आपको क्या जरूरत है साधु बनने की? कुर्सी पाओ, तब साधु बनना बाद में। ठीक है, लिखो भाई। लिग्नाइट में इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल। फुल स्टॉप। अंडर प्रेशर एंड हीट, अंडर प्रेशर एंड हीट, अंडर प्रेशर एंड हीट, पीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट। जो घटिया क्वालिटी का जो कोयला है वो अच्छा बन जाता है। प्रेशर जब पड़ता है तो ऐसे ही हम पे भी प्रेशर पड़ रहा है, हम अच्छे बन जाएंगे। जिन लड़कों पे लड़कियों पे कभी प्रेशर नहीं पड़ा ना जिंदगी में, वो किसी मतलब के नहीं है, दे आर नॉन एंटिटी, ये ध्यान रखना। घर की जिम्मेदारियों का प्रेशर नहीं पड़ा, सोशल प्रेशर नहीं पड़ा, वो छुट्टे हैं, छुट्टे। तो वो किसी मतलब के नहीं है। जब भी प्रेशर पड़ेगा तो देख लो पीठ जो है वो लिग्नाइट बन जाता है। कहते हैं तब तब के ही सोना कुंदन बनता है। देखिए, पीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अंडर प्रेशर एंड हीट, पीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट ड्यू टू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, ठीक है? इट कंटेन्स 40 to 60% कार्बन कंटेंट। इट कंटेन्स 40 to 60% कार्बन कंटेंट। 40 to 60% कार्बन कंटेंट। लिखिए, नेवेली इन तमिलनाडु, स्पेलिंग चेक करेंगे, NEYVELI, नेवेली इन तमिलनाडु, नेवेली इन तमिलनाडु has the largest reserve of lignite, has the largest reserve of lignite in India. It is exclusively, it is exclusively, it is exclusively used for fuel. It is exclusively used as fuel, लिखेंगे as fuel for steam dash electric power generation. It is, it is exclusively used as fuel for steam dash electric power generation. Electric power generation. नेक्स्ट हेडिंग डालिए पीट, पीट, PIAT, पीट, AT, AT, PE, हाँ PEAT, पीट। देखिए, इट इज द मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी। वो दलदल वाले इलाके में मिलता है, पीट लैंड बोलते हैं ऐसी जगह को। वहां ना कोई खेती बाड़ी हो सकती है, ना वहां पर आप चल सकते हो, ना वहां पर कुछ भी, गंदगी या बीमारी फैलती है। बेकार एकदम जमीन रहती है, पीट लैंड, दलदल का इलाका, ठीक है? उसको वहां पर जो कोयला मिलता है, और उसमें इतना ज्यादा हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है कि तुम जलाते रहोगे वो जलेगा ही नहीं। देखो भाई, इट इज द मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी, it is the most inferior quality coal with highest percentage of, with highest percentage of moisture, most inferior quality coal with highest percentage of moisture. Stop.
It represents the first stage of coal formation. It represents the first stage of coal formation. अब इसको बंद कर लो. It represents the first stage of coal formation. Full stop. It is formed by decaying plants. It is formed by decaying plants in swamps. SWAMPS, swamps, decaying plants in swamps. भाई कोल डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे. कोल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर कोयला मिलता है, कहाँ कहाँ पर कोयला मिलता है. देखो झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल. झारखंड is the largest producer of coal in India. Full stop. Dhanbad is called the coal capital of India. Dhanbad is called the coal capital of India. जहाँ पर गैंग्स ऑफ वासेपुर जहाँ की फिल्म बनाई गई थी. धनबाद is called the coal capital of India. Full stop. Major coal mines of Jharkhand are झड़िया, झड़िया, बोकारो, झड़िया, देन बोकारो, देन गिरिडीह. झड़िया, बोकारो, देन गिरिडीह, देन रामगढ़, दुमका, धनबाद. रामगढ़, दुमका, DUMKA, रामगढ़, रामगढ़ और फिर दुमका, DUMKA, देन धनबाद, देन डाल्टनगंज, डाल्टनगंज ये आसनसोल के पास में पड़ता है ना. नेक्स्ट, नेक्स्ट करहरबाड़ी, करहरबाड़ी, करहरबाड़ी. नेक्स्ट लिखिए आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश ऑब्लिक तेलंगाना लिख लेना. आंध्रा ऑब्लिक तेलंगाना. फर्स्ट इज सिंगरेनी, सिंगरेनी, SINGARENI, सिंगरेनी, SINGARENI, सिंगरेनी, कॉमा पंडूर, PANDUR, पंडूर. नेक्स्ट कोथागुडेम, कोथागुडेम ये स्पेलिंग है KOTHAGUDEM, कोथागुडेम. वैसे इसका नाम कोथागुड़ा है, कोथागुडेम लिख रखा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता. कोथागुडेम. नेक्स्ट इज कोंडापल्ली, कोंडापल्ली, KONDA, कोंडापल्ली. नेक्स्ट लिखिए उड़ीसा स्टेट. उड़ीसा में है तालचर, TALCHER, तालचर. उड़ीसा में तालचर. ये सेकंड लार्जेस्ट है, इसके आगे सेकंड लार्जेस्ट लिख लो भाई. तालचर. सबसे बड़ी है रानीगंज, वो आती है पश्चिम बंगाल में. देखो वेस्ट बंगाल, रानीगंज लार्जेस्ट, रानीगंज. नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में लिखो भाई, छत्तीसगढ़. सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर. सरगुजा, SURGUJA, सरगुजा, कॉमा कोरबा, कॉमा बिलासपुर. तो जितने लोग पेन बदल रहे हैं ना उनको लिखने में मुश्किल हो रही है, तारतम्यता नहीं बन पा रही है. तारतम्यता समझते ना. देखिए सरगुजा, कॉमा कोरबा, कॉमा बिलासपुर. नेक्स्ट. और एक कोशिश करो कि जितने साल तुम अभी तक, जब तक तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन नहीं आया तो तुम एक ही पेन इस्तेमाल करो. तो ये बार बार पेन बदलने की आदत छोड़ो भाई. अलग अलग कंपनियों का, आज ये नया आया है, आज ये नया आया है, वो सब छोड़ो. वो स्पीड रहनी चाहिए, उसको रोज पकड़ेंगे तो वो एक ही जैसा रहेगा. ठीक है ना. लिखो मध्य प्रदेश, सिंगरौली. हमेशा ध्यान रखना तेलंगाना में सिंगरेनी है और MP में सिंगरौली है. तेलंगाना में सिंगरेनी है और MP में सिंगरौली है. MP के सिंगरौली से ही आपका
रेणुकूट में हिंडाल्को प्लांट में कोयला जाता है, सिंगरौली से, एमपी में वहीं पड़ता है। ठीक है, लिखो सिंगरौली कॉमा उमरिया, उमरिया UMARIYA उमरिया, कॉमा बैतूल BETUL बैतूल, नर्मदा नदी बहती है बैतूल में। नेक्स्ट छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा बैतूल छिंदवाड़ा। नेक्स्ट रीवा, REWA रीवा। नेक्स्ट सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, बहुत से स्कूल में सतपुड़ा हाउस भी होता है, सतपुड़ा SATPURA। सतपुड़ा नॉर्थ में है, विंध्य नॉर्थ में है, विंध्य नॉर्थ में है। तो तापी नदी सतपुड़ा के नॉर्थ में है कि साउथ में है? साउथ में है। तो नॉर्थ में कौन है? और नर्मदा के नॉर्थ साउथ में कौन कौन है? नॉर्थ में विंध्य नॉर्थ में है, ठीक है। अब दोनों तरफ से पहाड़ है ना भाई, समझो ऐसे, ये रहा विंध्य बेल्ट और ये रहा सतपुड़ा की बेल्ट। अब पानी जाए तो जाए कहाँ? ये भी ऐसा ऊंचाई ऐसा होता है ना पहाड़, तो दोनों तरफ से ढाल होती है, तो इसलिए यहाँ पर तो नर्मदा बह रही है और ये इधर भी ढाल है, तब ये भी ढाल ये भी ढाल, रिफ्ट वैली बन गई, तो यहाँ पर बह रही है। ठीक है ना? और ये नर्मदा होगी और ये तापी होगी, इसको नहीं मानेंगे। दिस इज नर्मदा एंड दिस इज तापी। ये नर्मदा है, ये तापी है, ये विंध्य है और ये सतपुड़ा। ऑलराइट, देखो भाई, महाराष्ट्र, वर्धा, नागपुर, यवतमाल। वर्धा, वर्धा, वर्धा में जमनालाल बजाज जी ने जमीन दी थी, गांधी जी आप अपना आश्रम यहाँ बनाओ। कभी भी वर्धा जाओगे तो आपको मिलेगा, वर्धा में आश्रम है, जरूर जाना, देख कर आना। तो गांधी जी ने, इसीलिए कहते हैं ना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट कभी पब्लिक में मत दो, तुम्हारा काम हो जाए तो ठीक है, पहले से मत बताओ हम ये करके दिखा देंगे 100%। नहीं हुआ किन्हीं कारणों से तो नहीं हुआ, फिर मुश्किल हो जाए। अब बापू बोले कि साबरमती में तब तक कदम नहीं रखूंगा जब तक देश को आजाद नहीं करा लेता हूँ। कब बोली ये बात उन्होंने? 1930 में, दांडी यात्रा से पहले। देश आजाद हुआ 17 साल बाद। तो क्या बापू साबरमती आते ही नहीं क्या? तो घर कहाँ बनाएंगे, 17 साल बेघर रहेंगे क्या? तो फिर जमनालाल बजाज ने अपनी जमीन दी वर्धा में कि भाई अब आप यहाँ बनाओ, ये वाली बात है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा बड़ी बात मत बोलो पब्लिक डिस्कोर्स में, कभी भी अनाउंसमेंट मत कर दो पहले से, मैं कम कर दूंगा, कर दो बहुत अच्छी बात है, आपकी तब देखी जाएगी। वर्धा, देन नागपुर, नागपुर में RSS का हेडक्वार्टर है, सभी जानते हैं। वर्ष 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने RSS की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। आज भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर RSS होता है। तुम्हारी एम्बुलेंस जब तक नहीं पहुंच पाती है तब तक RSS के स्वयंसेवक पहुंच चुके होते हैं उस जगह पे। वो बात अलग है कि कोई उन्हें आतंकवादी माने तो मानता रहे, मगर वो तो अपना काम कर ही रहे हैं सन 1925 से। अब ये भगवान ही जानते होंगे कि आतंकवादी जो है RSS है या कौन है क्या है। भाई आतंकवादी तो वो होता है जो बम विस्फोट कराए, अब RSS ने कितने बम विस्फोट कराए हैं, ये तो वही बताएं जो आतंकवादी उन्हें कह रहे हैं। ठीक है ना? हमारे उत्तराखंड स्टेट में तो कितने सारे गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स तो RSS वाले ही आए हैं। आज भी इतने राज्य में कितने लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब लोग उन्हीं के ही हैं, देश चल ही रहा है। बम तो नहीं फटा 2014 के बाद से एक भी, ये तो हम जान सकते हैं। बाकी अपनी सब देखते हैं, जिसकी जितनी समझ है। महाराष्ट्र में वर्धा, नागपुर, यवतमाल। नेक्स्ट इज वरोड़ा, वरोड़ा WARORA, यवतमाल, ये उसमें पड़ता है, यवतमाल वहाँ है, क्या एरिया कहलाता है, विदर्भ, यवतमाल। एक मूवी आई थी, बच्चा है उसमें, वो स्केट्स नहीं खरीद पा रहा है, हवा हवाई, देखी है? बच्चा है वो, उसे उसको बोला गया था कितना है, 5K, 5K कितने, 5,000 रुपए के हैं। तो उसको मालूम नहीं था कि K का मतलब होता है 1,000 रुपए होता है। बच्चा गांव का है और वो गया है। वो यवतमाल की स्टोरी उसमें दिखाई। यवतमाल हमारे यहाँ का शेडो रीजन है, मॉनसून का शेडो रीजन है यवतमाल। वहाँ मॉनसून में बारिश नहीं होती है, सोचो इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, तब फिर कैसे होगा?
बहुत मुश्किल है यवतमाल में, विदर्भ रीजन में बेसिकली जिंदगी काटना। लिखो। नेक्स्ट इज बरोड़ा। नेक्स्ट इज कामठी। कामठी, हाँ हाँ, सब कामठी भी महाराष्ट्र में ही है। सेना का इलाका है कामठी, इंडियन आर्मी के लिए। नेक्स्ट इज घंगू। घंगू, घंगू भी बहुत फेमस है भाई। घंगूस, ये सब कोयले के लिए है। आसाम में लिखो। आसाम में फर्स्ट है लेडो। लेडो। नेक्स्ट इज माकुम। लेडो, देन माकुम, देन जानजी। जानजी, देन नाजीरा। जानजी देन नाजीरा। ठीक है। और इसमें लास्ट मेघालय लिख लो, मेघालय। इट इज दरंगिरी, गारो हिल्स में दरंगिरी। DARAN, दारंगिरी, DARANGIRI, दारंगिरी इन गारो हिल्स। नेक्स्ट इज चेरापूंजी एंड माओलोंग इन खासी हिल्स। चेरापूंजी, चेरापूंजी एंड माओलोंग, MAOLONG, माओलोंग एंड इन खासी हिल्स। एंड लास्ट लिख लेंगे लांगरिन। लांगरिन, LANGRIN, लांगरिन, LANGRIN लांगरिन इन जयंतिया। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, जयंतिया, JAINTIA। उसको स्पेलिंग बताते नहीं तुम लोग? कैसे दोस्त हो, जयंतिया की स्पेलिंग बताते ना उसको, JAIN। उसको खुद ही नहीं आ रही है, वो क्या बता रहा है। जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। अभी मैं दिखा दूंगा तुमको। नॉर्थ ईस्ट का ना मैप निकाला, अभी सर आ जाएंगे ना तो फिर मुझको जाना पड़ता है। जरा देखो भाई, नॉर्थ ईस्ट का मैप निकालो। ओ भैया मेरे, मैप खोलो नॉर्थ ईस्ट का। सुनते भी नहीं हो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप निकालो। मेघालय देखो। मेघालय में बड़ी लंबी लंबी सुरंगें होती हैं, उसमें पानी भर जाता है, और मेघालय में खूब पानी बरसता भी है। हाँ हाँ, उसमें मेघालय में बहुत सी बार लोग फंस चुके हैं। रेड होल माइनिंग मेघालय में बड़ी होती थी, बच्चों को भेज देते थे, पतले दुबले होते ना बच्चे, उनको। अरे आदमी इतना स्वार्थी है, खुद ना मरे, वो बच्चों को उतार दिया उसने, और अंदर पानी में फंस गए बच्चे। मिला क्या? 7 सिस्टर नहीं है, अभी तुम एक ही सिस्टर को देखो पहले। तुम मेघालय ही देखो, और मेघालय का फिजिकल मैप देखो, सामने देखो। मैं बता तो रहा हूँ मुझे क्यों पैसे मिल रहे हैं। हाँ, गारो, देन खासी, एंड देन दिस इज जयंती। मिला? ठीक। देखो, बे ऑफ बंगाल से अगर जो हवाएं आएंगी बांग्लादेश होती हुई, अब वो यहाँ आती है, गारो खासी जयंतिया उसको ट्रैप करता है उन हवाओं को, तो बारिश वाले बादल आ जाते हैं और इस एरिया को बांध देते हैं वो, तो खूब बारिश होती है। इसीलिए चेरापूंजी और मौसिनराम में झमाझम बारिश होती है। वहां का आदमी अपनी शर्ट में यहाँ पे छाता टांग के चलता है पीछे। तुमने कभी देखा नहीं होगा है। फनल, हाँ, फनल जैसा बना दे, छाता टांग के चलते हैं लोग ऐसे पीछे। ठीक है। देखो, पेट्रोलियम। देखो, मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, इंसान तुम्हें सब जगह मिल जाएगा घूमता फिरता हुआ। -45 डिग्री का टेम्परेचर, जहाँ गाड़ी का इंजन बंद नहीं कर सकते हैं। रशिया में साइबेरिया में एक जगह पड़ती है याकूत्स्क। याकूत्स्क में लोग घर बना करके रह रहे हैं। अब और बताओ उनसे, और क्या तुम पूछोगे। इंसान तो इतना महान आदमी है, 6 महीने गाड़ी का इंजन बंद नहीं कर सकते आप वहां पे। अदरवाइज वो अब गर्मियां आने पे स्टार्ट होगी। ऐसी गजब जगह पर भी इंसान रह रहा है। ठीक है। इंसान तो इंसान है। इंसान सोचता है कि बस, इसीलिए ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं ना, अब आप लोगों ने तो, क्योंकि वैसे एक होता है विचार डिटर्मिनिज्म का, एक होता है पॉसिबिलिज्म का। डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि संसार, प्रकृति हमें चला रही है, हम प्रकृति के हिसाब से जी रहे हैं। पॉसिबिलिज्म ये कहता है कि इंसान में इतनी ताकत है कि वो प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल ले। ठीक है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही है। जब तक तुम होटल बना रहे होते हो तब तक पॉसिबिलिज्म होता है, फिर लैंडस्लाइड आती है तो उस दिन डिटर्मिनिज्म हो जाता है। ठीक है। फिर ये होता है कि पॉसिबिलिज्म बताने वाले बचते नहीं है उस दिन,
जब डिटर्मिनिज्म अपने पे आता है, ये बात है। पेट्रोलियम में लिखो। बोर हो गए क्या? लगने दो। देखो, भूख तो होनी चाहिए, तभी तो सरकारी नौकरी मिलेगी। देखो, पेट्रोलियम इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट हैज ऑर्गेनिक ओरिजिन। इट हैज ऑर्गेनिक ओरिजिन माने कभी जीव रहे होंगे। जैसे आज आप तेल समझ रहे हैं, वो कभी जिंदा भी रहे होंगे। ठीक है। इट हैज ऑर्गेनिक ओरिजिन, दैट इज इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन it is produced when dead marine organisms dead marine organism get buried. Dead marine organism get buried. Buried माने दफन हो जाते हैं। Deep inside the seabed. Deep inside the seabed and undergo changes due to heat and pressure. And undergo changes due to heat and pressure. Consequently, crude oil is formed. Consequently, crude oil is formed. कच्चा तेल जो बैरल में बिकता है, बैरल में। ठीक है। जिस समय युद्ध चल रहा था तो मोदी जी ने बोल दिया कि हम लोग तो रशिया से ही खरीदेंगे, हमें क्योंकि सस्ता मिल रहा है, तुम जो कर सकते हो कर लो। तो कोई कुछ कर नहीं पाया। कुल मिला के अब किसी में हिम्मत इतनी बची नहीं है कि कोई किसी का कुछ कर पाए, सब बस गीदड़ भपकी देते रहते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अच्छा, आप लोगों की आदत है, अगर 5 मिनट भी क्लास ऊपर हो जाए ना, आप इस सब विकल हो जाते हैं, एकदम परेशान से होने लगते हैं कि ये भगवान, ये क्या कर रहे हो हमारे सामने। लिखो, क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मेरीन ओरिजिन। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मेरीन ओरिजिन। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर भी फॉसिल्स होते हैं, इसीलिए क्रूड ऑयल को फॉसिल फ्यूल बोला जाता है, और कोयले को भी फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि जब हमने पीठ पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि पौधे मर गए, स्वैम्स में खत्म हो गए, तो पीठ बन गया। फिर पीठ पे जब दबाव पड़ा, प्रेशर और हीट हुआ, तो लिग्नाइट बना। फिर वो बढ़ते 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 एंथ्रासाइट तक पहुंच गया। ठीक है। बेस्ट क्वालिटी बन गया। तो वहां भी फॉसिल है, यहाँ भी फॉसिल है, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शियरी पीरियड, फुल स्टॉप। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मेरीन ओरिजिन, फुल स्टॉप। इन इंडिया, crude oil is found in India. Crude oil is found in sedimentary rocks of tertiary period. Crude oil is found in sedimentary rocks of tertiary period. जल्दी से लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन। छूट गया, फिर छूट गया। लिखो, कहाँ छूटा बताओ। इन इंडिया, इन इंडिया क्रूड ऑयल इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शियरी पीरियड। डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। वेस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड फर्स्ट। वेस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड, ऑफशोर में डबल एफ आएगा, ऑफशोर ऑयल फील्ड। वेस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड, इसमें है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, बेसिन एंड आलिया बेट। आलिया बेट ये पड़ता है नर्मदा नदी में। आलिया बेट जो है नर्मदा नदी में लार्जेस्ट आइलैंड है। मैं दिखा दूंगा, भरूच के पास पड़ता है। बॉम्बे हाई, देन बेसिन, देन आलिया बेट। नेक्स्ट लिखिए, ईस्टर्न कोलफील्ड ऑयल फील्ड्स। ईस्टर्न कोस्ट ऑयल फील्ड्स। ईस्टर्न कोस्ट ऑयल फील्ड्स, इसमें लिखेंगे डेल्टाज ऑफ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। कृष्णा कावेरी, डेल्टाज ऑफ कृष्णा कावेरी, डेल्टाज ऑफ कृष्णा कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। गोदावरी एंड महानदी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। लिखो, गुजरात कोस्ट ऑयल फील्ड। नेक्स्ट लिखो, गुजरात कोस्ट ऑयल फील्ड। फिर छूट जाएगा, आपस में मत बात करो, मुझे सुनो। गुजरात कोस्ट ऑयल फील्ड,
देखो अंकलेश्वर, ये बहुत फेमस है अंकलेश्वर, ये देखो भाई अंकलेश्वर। नेक्स्ट इज कैम्बे, CAMBAY, कैम्बे। नेक्स्ट इज अहमदाबाद कलोल, अहमदाबाद डैश कलोल, KALOL, कलोल, अहमदाबाद कलोल। ये जो गुजरात जो हवा से बातें कर रहा है ना आज के टाइम में, स्टेट गुजरात इतना शानदार स्टेट है, कभी जाओगे तुमको मालूम चलेगा। गुजरात में भूकंप आया था, भुज का भूकंप। कोई और होता ना तो गुजरात कभी खड़ा ही नहीं हो पाता, ये बात जान लो। पॉलिटिकल एफिलिएशंस एक तरफ करके, एक ही शख्सियत थे जो उसको दोबारा से खड़ा कर सकते थे, और भगवान गुजरात के संग खड़े थे, ये कह लो कि उस वक्त वो इंसान वहां पे था, उसे बिठा दिया गया तो सब ठीक हो गया था। वरना पहले राइट्स हुए थे, फिर भूकंप आया था 2000 वाला, दोनों ऐसी डिजास्टर्स घटनाएं थी गुजरात के लिए। मगर आज गुजरात जो है ना लोगों के लिए पहली पसंद है। लेडीज की सेफ्टी इतनी गजब है, लूट मार नहीं होती, कोई किसी कुछ नहीं, ये चेन एंड कोई नहीं खींच सकता है, पुलिस उसका गेम बजा देगी, उसको छोड़ते नहीं है। सेफ्टी इतनी हाईएस्ट लेवल की है। और कभी तुम दंगा फसाद नहीं सुनोगे, कभी नहीं सुनोगे कि कुछ हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। हम मजे से जी रहे हैं। और जब से वो मूर्ति खड़ी की गई है, तब से तो गुजरात में फुटफॉल बहुत बढ़ गया है। उस टाइम लोग कह रहे थे मूर्ति से रोजगार नहीं मिलता है, अभी जाकर के देखो कितना रोजगार मिल रहा है। मूर्खों की मूर्खतापूर्ण बातें। उन्हें लग रहा था केवल मूर्ति खड़ी हो जाएगी अपनी जगह पर, और मूर्ति खड़ी हुई है, वहां बना है म्यूजियम, तो मूर्ति इतनी दूर से दिखती है। आप कभी भरूच जाओ, आपको आनंद आएगा। आप भरूच पहुंचोगे ना, आपको मजे ही मजे हो जाएंगे। नर्मदा नदी समुद्र में गल्फ ऑफ खंबाट में मिल रही है, वहीं पे आपका आलिया बेट पड़ रहा है, वहीं पे सरदार पटेल खड़े हुए हैं, केवड़िया जगह कहलाती है, केवड़िया। ठीक है, लिखो। चलो ये तो आपका हो गया। देखो इन इंडिया नेचुरल गैस इज एक्सप्लोर्ड एंड कलेक्टेड बाय ONGC। इन इंडिया नेचुरल गैस इज एक्सप्लोर्ड एंड कलेक्टेड बाय ONGC, फुल स्टॉप। ONGC। बॉम्बे हाई हैज, बॉम्बे हाई हैज 75% ऑफ, बॉम्बे हाई हैज 75% ऑफ India's total natural gas. Bombay High has 75% of India's total natural gas. Full stop. But India imports natural gas from Iran. But India imports natural gas from Iran, Saudi Arabia, UAE, etc. India imports नेचुरल गैस फ्रॉम ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, एक्सेट्रा। इसीलिए सारे देश जो है मुंह बंद करके रहते हैं, भारत चाहे कोई भी एक्शन लेता रहे। भारत इजराइल के साथ है, पैलेस्टीन के साथ है, ये कंट्रीज बोलती नहीं है, ये चुप रहती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि फिर इंडिया ने कुछ भी अपना खरीदना बंद किया तो इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इसलिए चुप रहते हैं। और मान लो इंडिया ने एम्बार्गो लगा दिया कि कोई हमारे यहाँ से दुबई घूमने नहीं जाएगा, तब तो फिर तो आफत ही आ जाएगी UAE के लिए, क्योंकि आधा भारत तो दुबई में ही रहता है। जब छुट्टी मनाने आया तो दुबई पहुंच गए, बुर्ज खलीफा देखा है, कितनी बार देखोगे भाई उस बिल्डिंग को, मगर देखने जाते हैं। अभी अगर रोक लगा दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई नहीं जाएगा, मालूम चल जाएगा, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, बस खत्म कर देते हैं, लास्ट लिख लेंगे। अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे हाई, नेचुरल गैस इज फाउंड इन, अपार्ट फ्रॉम बॉम्बे हाई, नेचुरल गैस इज फाउंड इन बेसिन ऑयल फील्ड, बेसिन ऑयल फील्ड, कॉमा अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, कॉमा गल्फ ऑफ खंबाट, गल्फ ऑफ खंबाट, तो ये गुजरात में आपको मिलेगा, गल्फ ऑफ खंबाट, KHAMBAT, खंबाट, कॉमा कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, डैश लगा देंगे, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसे शॉर्ट में KG बेसिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट तंजावुर, तंजावुर, THANJAVUR, तंजावुर, यहाँ पे ग्रेट चोलाज राज किया करते थे, तंजावुर में उनकी राजधानी थी तंजावुर। नेक्स्ट बाड़मेर, बाड़मेर राजस्थान में, बाड़मेर पड़ता है पाकिस्तान बॉर्डर पर, बाड़मेर।
BARMER, बाड़मेर। नेक्स्ट कांगड़ा एंड फिरोजपुर, कांगड़ा एंड फिरोजपुर। इसीलिए ज्वाला देवी का मंदिर है ना कांगड़ा में, वो गैस क्यों है? सोच रहे हो? वो ज्वालाएं निकल रही हैं, सब लोग दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? अकबर ने उसको ढकवाने की कोशिश की कि रुकवा दूं इसको, मगर अकबर भैया, ये तो सोचो कि धरती में गैस है, उसको खत्म कराओ ना। तुम पानी डालने से वो नेचुरल गैस रुकेगी क्या? इसी बात के वो अकबर थे। अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो चलो ये तो आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर विल बी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। गजब का टॉपिक है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में। आपको भारत की लेंथ एंड ब्रेड्थ पता चल जाएगी, सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पता चल जाएंगे, रट डालना बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, नमस्कार।